हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन, जहां बच्चों आपको क्लास केजी से क्लास 12 तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। और आज हम क्या बात करने वाले हैं, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 100 एमसीक्यू की शुरुआत करी। हेलो एल्केन, हेलो एरिन खत्म कर दिया। अल्कोहल फिनॉल ईथर, आपने कहा सर अब अल्कोहल फिनॉल ईथर करा दो। अल्कोहल फिनॉल ईथर के हमने एमसीक्यू खत्म कर दी। आज एक छोटा सा चैप्टर है, इसके 100 एमसीक्यू नहीं, मैं 50 एमसीक्यू कराऊंगा, लेकिन चैप्टर की जितनी थ्योरी होगी, जितने कॉन्सेप्ट होंगे, क्वेश्चन के साथ ही कर दूंगा। एज इट इज एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठाऊंगा। ये क्वेश्चन आपके टर्म 1 एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। एज इट इज क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी की एक एक लाइन हमने छान मारी है। तो इसी जोश और जुनून के साथ, कान फटे ना थोड़ा, तो जोश और जुनून के साथ आज की कहानी मेरे संग शुरू करते हैं। लाते हैं सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। देखिए जी, क्या है क्वेश्चन नंबर 1, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू सिंपल कंपाउंड, जिसे हम सिंपल कंपाउंड में फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, उन्हें क्या कहा जाता है? अब हमारी बात सुनना। सबसे पहली बात की जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिन्हें हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है? एल्डिहाइड एक ग्रुप पाया जाता है, कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है, OH बहुत बार आता है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट की जनरल डेफिनेशन में बोलूं तो इन्हें क्या बोला जाता है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ऑप्टिकली एक्टिव बोलो, ऑप्टिकली एक्टिव, ये बोलना ज्यादा सही रहेगा। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, सुनते चलना भैया, डेफिनेशन कई बार पूछ ली जाए। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन are known as कार्बोहाइड्रेट। अब हम अगर कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन करें ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, कि भैया हाँ हम इनका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कितनी यूनिट में टूटेंगे। ये होते हैं मोनोसैकेराइड, ठीक है, मोनोसैकेराइड, ठीक है, ये होते हैं ऑलिगोसैकेराइड, और ये होते हैं पॉलीसैकेराइड, ठीक है। अब जो मोनोसैकेराइड होते हैं उनका नो फर्दर हाइड्रोलिसिस बोला है, सारे कॉन्सेप्ट कवर करते चलूंगा, नो फर्दर हाइड्रोलिसिस, ठीक है। लेकिन जो ऑलिगोसैकेराइड होते हैं 2 से 10 मोनोमेरिक यूनिट में टूट जाएंगे, 2 से 10 मोनोसैकेराइड में टूट जाएंगे, और ये मैनी मोनोसैकेराइड यूनिट, ठीक है, 10 से ज्यादा होंगी तो उसे हम कहने लगेंगे पॉलीसैकेराइड। चलिए, तो अब पूछा है कि अ कार्बोहाइड्रेट व्हिच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू द सिंपल कंपाउंड इज कॉल्ड मोनोसैकेराइड का फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, तो आंसर शुड बी ए। मोनोसैकेराइड का एक आधा एग्जांपल बता दो, ग्लूकोज बता दो, फ्रक्टोज बता दो, दे आर मोनोसैकेराइड। प्लीज नोट डाउन करो। क्लियर है? पूरा कॉन्सेप्ट समझते हुए चल रहे हैं, एकदम कॉन्सेप्ट बारीकी से समझ रहे हैं। बहुत सिंपल चैप्टर है यार, बहुत ही सिंपल चैप्टर, बायोमोलिक्यूल, एक दिन का चैप्टर है। 50 एमसीक्यू में तो मैं पूरी कायनात बदल दूंगा, समझ रहे हैं? चलो, जो डाइसैकेराइड होंगे दो यूनिट में टूटेंगे, ठीक है, ट्राइसैकेराइड 3 यूनिट में टूटेंगे, पॉलीसैकेराइड मैनी यूनिट में टूटेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर फूड। हम खाना खाते हैं ताकि हमें एनर्जी मिले, फूड खाया, उसका एसिमिलेशन होने के बाद हमको एनर्जी मिलती है। तो हम जो फूड खा रहे हैं भैया, उसके लिए ऐसे कौन से असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो हमारे फूड में होना ही होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप कुछ भी खा लो, खाना खा लिया, पेट भर गया तो भैया आप स्वस्थ हैं। एक हेल्दी बॉडी के लिए सारे कॉन्स्टिट्यूएंट फूड में होना जरूरी है। चलिए, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड, नो। असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन होना चाहिए? प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन एंड लिपिड। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट वो असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो आपके फूड में होना ही होना चाहिए। सबसे मेन असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो कौन है? प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द मोस्ट असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर फूड? प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। वो जो भैया आपने इस चैप्टर में बायोमोलिक्यूल में एनसीईआरटी में स्टार्टिंग के जो पैरा दिए हुए हैं ना, वहां से उठाया हुआ क्वेश्चन है कि भैया असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है? प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ,
चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राइप ग्रेप्स कंटेन, ये भी एनसीईआरटी की लाइन से उठाया है मैंने, कि जो पके हुए अंगूर होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? उनमें ग्लूकोज पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है या माल्टोज पाया जाता है? तो याद रखना पके हुए अंगूरों में हमेशा क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है। तो राइप ग्रेप्स कंटेन ग्लूकोज। क्लियर है? राइप ग्रेप्स कंटेन ग्लूकोज। बढ़े आगे, आप एनसीईआरटी सामने रखना, आपको समझ आ जाएगा, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अब आगे अब आई कहानी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर करेक्टली रिप्रेजेंट द ग्लूकोज? अगर आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर नहीं पता तो पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मेरे संग बनाना सीखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको बनाना है तो पहले संग मेरे संग बनाना सीखिए। किसका स्ट्रक्चर अपन देखने जा रहे हैं? अपन देखने जा रहे हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ठीक है, किसका स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ग्लूकोज का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, C6H12O6। चलो ठीक है, शुरू करें। शुरू करना है नीचे से, नीचे से CH2OH, चरण पकड़ो, CH2OH, जी प्रभु। फिर देखना CH बनाना, OH बनाना, ठीक है। फिर बनाना CH बनाना, OH बनाना, देखते चलना। फिर C इधर आया OH और इधर आ गया H, फिर वापस C इधर आया H और इधर आ गया OH, और ऊपर बना देना क्या? CHO। क्लियर है? दिस इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। देखिए इसमें एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है, पॉलीहाइड्रोक्सी बहुत सारे OH आ रहे हैं, तो ये हुआ अपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ये अपने किसका स्ट्रक्चर हुआ? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हुआ। किसका स्ट्रक्चर हुआ? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हुआ। अब क्या करते हैं बुक्स वाले इसको शॉर्ट में दिखाने के लिए, जो अपन भी समझेंगे कि भैया हाँ इतना बड़ा स्ट्रक्चर बार बार क्यों बना, तो ऐसा लिख दिया जाता है CH2OH, सुनना जी, CHOH 4 बार आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन उसका नहीं दिखाया, 4 बार आ रहा है, और ऊपर लगा दिया CHO। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। कई बार शॉर्ट फॉर्म में ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिखा दिया जाएगा। क्लियर है? देखा आप लोगों ने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना सीखा। मैंने पहले ही कहा है चैप्टर रटा दूंगा, ये मेरा वादा है, वादा रहा सनम। ठीक है, चैप्टर रटा देंगे हम, समझ रहे हो ना? ठीक है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया। अब अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया तो मैच कर लीजिए, क्या है? मैच करते हैं। आपका नीचे आएगा CH2OH, CHOH होल ट्वाइस नहीं हो सकता, CH2OH, CHOH होल 4 बिल्कुल सही है, और ऊपर आया CHO, आंसर शुड बी बी। क्या ये हो सकता है? नहीं, कभी भी 8 कार्बन थोड़ी ना होंगे, 6 7 8, ये नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा आपका? बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर करेक्टली रिप्रेजेंट द ग्लूकोज? आंसर होगा अपना बी। आइए, आंसर होगा अपना बी। बढ़ू आगे, बढ़ जाऊं आगे, चलिए बनाना सीख गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली बाय इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर? आप कौन सी रिएक्शन को सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे समझ सकते हैं? क्वेश्चन एक है, बोलो मेरे संग संग, क्वेश्चन एक है सर, बोलो ना मेरे बेटो, वहां पे बैठे बैठे घर में ऐसे क्वेश्चन एक है, लेकिन 4 हम क्वेश्चन इससे और देख लेंगे, समझना। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली बाय इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर? इसके सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही आप उस रिएक्शन को समझा सकते हैं। क्या होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर? आपने ग्लूकोज का नॉर्मल स्ट्रक्चर देखा, अब मैं ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा हूं। चलो जी, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, देखना। चलो ठीक है, यहां पे लगाया O हमने, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, यहां लगाया मैंने HOH, यहां लगाया मैंने HOH, यहां लगाया मैंने OH, H, यहां लगाया मैंने HOH, यहां लगाया मैंने H, और इधर लगा दिया मैंने CH2OH। ये मेरा ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है। सबसे पहले बनाना सीख रहे हैं, हर चीज सीखते चलना, हर चीज सीखते हुए चलना, ठीक है। चलिए ठीक है, अब मेरी बात सुनना। ग्लूकोज का अगर आप स्ट्रक्चर को आप देख पा रहे होंगे तो आप देख पा रहे हैं इसमें कितने कार्बन है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन, सब एनसीईआरटी में दिया है।
5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन की जो रिंग बनती है उसे हम कहते हैं पायरेन रिंग। क्या कहते हैं? पायरेन रिंग। क्या कहते हैं? पायरेन रिंग। ठीक है, इसीलिए ग्लूकोज को एक और नाम दिया जाता है पायरेनोज। पायरेनोज। ग्लूकोज को एक और नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है? पायरेनोज नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? पायरेनोज नाम दिया जाता है। क्लियर है? अब आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज कैन बी एक्सप्लेन ओनली बाय इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर। चलो, ग्लूकोज फॉर्म पेंटा एसीटेट। क्या बोल रहा है? ग्लूकोज क्या बना रहा है? पेंटा एसीटेट बनाता है। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर, ग्लूकोज क्या बनाता है? पेंटा एसीटेट बनाता है। अगर आप ग्लूकोज की बात करेंगे, ये देखो, देखना बेटा, CH2OH आपके पास लगा है, CHOH होल 4, CHOH होल 4, और इधर आपने लगा दिया CHO। ये तो भैया ओपन स्ट्रक्चर है। अगर मैंने इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करी, किसके साथ रिएक्शन करी? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करी, CH3CO OCO CH3 OCH3। अब मेरी बात सुनना, जैसे ही आपने करी तो देखिएगा कुछ तो हुआ है, ये H हर जगह का H, हर जगह का H, और CH3CO और COO और ये H निकल जाएगा। आपके 5 क्या बन जाएंगे? 5 क्या बन जाएंगे? CH3COOH बन जाएंगे। समझना, क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट अनेक, क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट अनेक बना। बचा क्या? बचा क्या? कुछ तो बचा है, कुछ बच गया है, O, और यहां जुड़ गया COCH3, COCH3। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? इधर देखना, इधर देखना, यहां लगा CHO CHO CO CH3 होल 4, और इधर आ गया CHO। ये बन गया आपका ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ठीक है, ये आपका क्या बन गया? पेंटा एसीटेट। लेकिन सर ये तो ओपन स्ट्रक्चर के बेसिस पे समझा सकते हैं, ये तो हम ओपन चेन स्ट्रक्चर के बेसिस पे समझा सकते हैं। ठीक है, आपसे पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज कैन बी एक्सप्लेन ओनली बाय, गला फट जाता है, ठीक है, ओनली बाय साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये तो समझा सकते हैं हम नॉर्मल स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी। ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल अमीन टू फॉर्म एन ऑक्सिम, टू फॉर्म एन ऑक्सिम। हाइड्रोक्सिल अमीन क्या होता है? चलो देखते हैं। इसी रिएक्शन को मैं यहां लिखता हूं, यहां लिखता हूं, देखना जी। चलो 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 देखो, मेरा ग्लूकोज है CH2OH CHOH होल 4 एंड दिस इज CHO, दिस इज CHO। ऐसा लिख दूं, कोई दिक्कत तुमको होना तो नहीं चाहिए, होना तो नहीं चाहिए। अब अगर मैंने इसकी रिएक्शन करी हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, क्या मैं हाइड्रोक्सिल अमीन को ऐसा लिख दूं? आपको कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है सर। क्या होगा? ये निकला, ये निकला, क्या बन गया आपका? क्या बन गया आपका? CH2OH। ये क्या बन गया आपका? CHOH होल 4, और ये आपका बन गया CH, और ये आ गया डबल बॉन्ड NOH। ये आपका आ गया ऑक्सिम। क्या आ गया आपका? ऑक्सिम। सर ऑक्सिम का बनना भी हम के लिए भी जरूरी नहीं है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़े, ये भी हम अपने ओपन चेन स्ट्रक्चर के बेसिस पे समझा सकते हैं। अब लिखा है पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल अमीन। ये जो पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज होता है ये डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल अमीन। ऐसा क्यों? समझना, क्योंकि जब हम इस ग्रुप को देखेंगे तो ये ग्रुप साइक्लिक स्ट्रक्चर के दौरान बाइंड हो जाता है। क्या कह रहा हूं सुनना, पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन। जब आप इस फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे तो ये क्या होता है भैया, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने के दौरान बाइंड हो जाता है, और हम हाइड्रोक्सिल अमीन का फॉर्मेशन पेंटा एसीटेट से आपके नॉर्मल साइक्लिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही समझा सकते हैं कि क्यों रिएक्शन नहीं करता। आप नॉर्मल स्ट्रक्चर के बेसिस पे नहीं समझा सकते। नॉर्मल स्ट्रक्चर के बेसिस पे तो आप बोलते हैं सर ये ग्रुप तो है बिल्कुल रिएक्शन कर जाएगा, लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर में ये ग्रुप बाइंड हो जाता है, ये ग्रुप बाइंड हो जाता है। अभी बता रहा हूं मैं कैसे बाइंड होता है, तो आप ये चीज नहीं समझा सकते। फिर क्या लिखा है? ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज बाय नाइट्रिक एसिड टू ग्लूकोनिक एसिड। समझना, मैंने कहा कि क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट नहीं। ग्लूकोनिक एसिड क्या होता है? ग्लूकोनिक एसिड क्या होता है? ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज बाय नाइट्रिक एसिड टू ग्लूकोनिक एसिड। समझना, अगर मैं ग्लूकोज की रिएक्शन करूं, ग्लूकोज की रिएक्शन करूं किसके साथ? ऑक्सीडाइज बाय नाइट्रिक एसिड। मैंने रिएक्शन करी CHOH होल 4, CHOH होल 4, और मैंने यहां पे लिखा क्या? यहां पे लिखा CHO। अब इसको आप किसके साथ रिएक्शन करेंगे? इसकी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, और क्या बनाएंगे? ग्लूकोनिक एसिड बनाएंगे, ग्लूकोनिक एसिड बनाएंगे। तो ग्लूकोनिक एसिड का बनना भी आप ओपन चेन स्ट्रक्चर के बेसिस पे समझा सकते हैं, लेकिन आप ये चीज बस नहीं समझा सकते, ये चीज बस नहीं समझा सकते। प्लीज इतना नोट डाउन करें, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए
अब अगर आपने इतना देख लिया, यहां एक चीज बताने वाली है, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड बाय नाइट्रिक एसिड टू ग्लूकोनिक एसिड नहीं होगा, समझना। नाइट्रिक एसिड यहां पे ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड यहां पे कॉन्सेप्ट गलत लिख गया है, यहां पे एक्चुअली होना चाहिए सैकेरिक एसिड। क्या होना चाहिए? सैकेरिक एसिड। क्या होना चाहिए बच्चों? सैकेरिक एसिड, ठीक है। ग्लूकोनिक एसिड और सैकेरिक एसिड में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता दे रहा हूं। ये थोड़ा स्टेटमेंट में टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहां सैकेरिक एसिड कर लीजिए आप, सैकेरिक एसिड कर लीजिए आप। देखिएगा ग्लूकोनिक एसिड और सैकेरिक एसिड में क्या डिफरेंस है। मान लीजिए मेरे पास ये ग्लूकोज है, मान लीजिए मेरे पास ये ग्लूकोज है, CH2OH CH2OH CHOH CHOH होल 4 और इधर आ गया आपका क्या CHO, ठीक है। अगर मैंने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया जैसे ब्रोमीन वाटर, तो क्या होगा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CH2OH को किस में कन्वर्ट कर देगा? OH ग्रुप को COH ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। ये आ गया CHOH होल 4 और इधर आ गया आपका क्या CHO। ये होता है ग्लूकोनिक एसिड जो किसकी प्रेजेंस में बनता है? ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसी ग्लूकोज की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे नाइट्रिक एसिड के साथ करी, किसके साथ करी? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ करी, तो मुझे क्या मिलेगा? समझना, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यहां मिलेगा COOH, यहां मिलेगा COOH, यहां मिलेगा CHOH होल 4, लॉजिक समझते चलना, और यहां भी मुझे मिलेगा COOH। ये है सैकेरिक एसिड, जो नाइट्रिक एसिड के साथ बनता है। तो भैया सुनना, ये तो हम ओपन चेन स्ट्रक्चर के बेसिस पे समझा सकते हैं, लेकिन बात ये सर हमें अभी भी खटक रही है। मैंने जैसे कि आपसे कहा, पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन, समझना कहानी क्या होती है। ये ऐसा क्यों है कि भैया हम पेंटा एसीटेट को हम सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही समझा सकते हैं। लॉजिक ये है, समझिएगा। पेंटा एसीटेट अपना क्या था? यहां पे अपन ने लिखा CH, देखना पेंटा एसीटेट अपन ने बनाया था CH2O COCH3, CH2O COCH3, ठीक है। अब ये है आपका CHOH COCH3 होल 4 और ये CHO ग्रुप है। यहां पे ये CHO ग्रुप बाइंड होता है आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर में, इसीलिए ये पेंटा एसीटेट के साथ रिएक्शन नहीं करता है। यहां पे ये CHO ग्रुप क्या होता है? पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन, क्योंकि इसका जो CHO ग्रुप होता है वो कैसा होता है? बाइंड होता है किसमें? साइक्लिक स्ट्रक्चर में, इसीलिए ये क्या हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। क्लियर है? चलिए बढ़ जाएं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने एक ही क्वेश्चन में करा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नोट डाउन करा सब आपने? ये सब नोट डाउन कर लिया? इसको नोट डाउन कर लेना, उसको हटाइए। नोट डाउन कर लिया? अगर नोट डाउन कर लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। चलिए, एट व्हाट टेम्परेचर बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, समझना क्या बोल रहा है? एट व्हाट टेम्परेचर बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन। अब सर अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज क्या होता है, बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज क्या होता है? समझिएगा, ग्लूकोज है मेरा, ये ब्लैक कलर लेते हैं, अच्छा लगता है, CH2OH, समझना, CHOH, समझना, CHOH, लॉजिक समझते चलना, CHOH ये मेरा ग्लूकोज है, CHOH, COHH, OHH, 1 2 3 4 ही हुए हैं, CHOH और ऊपर आ गया आपका CHO। अब समझिए, ये कार्बोनिल ग्रुप है, CO ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप है, इस पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वें नंबर का कार्बन है, इसका जो हाइड्रोजन है वो इसके पास गया और देखना क्या बना, देखना बच्चे क्या बना। इधर आपका रहा CH2OH, इधर आया CH, इधर क्या आया CH, यहाँ आया, देखिएगा ये O, देखते चलना, यहाँ आ गया CHOH, यहाँ आ गया COHH, ठीक है, ये आ गया
HOH और इधर क्या बना, इधर क्या बना, ये हो गया आपका CH और ये हो गया आपका O और इससे जुड़ चुका है आपका H जुड़ चुका है। अब कार्बन की 3 वैलेंसी, एक वैलेंसी खाली हो गई, ये इससे जाके जुड़ जाएगी और समझिएगा ये हो गया आपका अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अगर OH इधर साइड आ रहा है तो दिस इज अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, दिस इज अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। लेकिन यही मैं कहूं इधर देखिएगा, कार्बन नंबर 1 जो कि दो अलग अलग फॉर्म बना रहा है, दो अलग अलग फॉर्म बना रहा है ग्लूकोज के। देखिएगा मेरा ये हो गया CH2OH, ये मेरा हो गया CHOH, CHO, इसको ऐसे लिखें CHO, यहाँ पे आ गया CHOH, यहाँ आ गया COHH, OHH थोड़ा टाइम लग रहा है देखना, COHH, यहाँ आ गया CHOH और यहाँ 1 2 3 4 5 हो गए और ये C से लगा है अपना क्या H, C से लगा है OH और ये बन गया, अगर मेरा OH इधर साइड आ गया और ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा क्या बन गया, बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब समझिएगा किसी ग्लूकोज सॉल्यूशन में अल्फा फॉर्म भी पाया जाता है, बीटा फॉर्म भी पाया जाता है, समझना, अल्फा फॉर्म भी पाया जाता है, बीटा फॉर्म भी पाया जाता है। किस वजह से पाया जा रहा है, किस वजह से पाया जा रहा है, कार्बन नंबर 1 की वजह से। किस वजह से, कार्बन नंबर 1 की वजह से, कार्बन नंबर 1, ठीक है। तो इसीलिए कार्बन नंबर 1 को हम कहते हैं एनामेरिक कार्बन, एनामेरिक कार्बन। पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बन इज एनामेरिक कार्बन इन ग्लूकोज, तो कार्बन नंबर 1 इज एनामेरिक कार्बन, क्योंकि इसी कार्बन की वजह से ग्लूकोज दो फॉर्म में पाया जा रहा है, अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब अगर आप देखेंगे एट व्हाट टेंपरेचर द बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन। आपका हॉट और सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, उससे आप अल्फा फॉर्म बना सकते हैं 303 केल्विन पे और बीटा फॉर्म बना सकते हैं 371 केल्विन पे। तो आंसर होगा 371 केल्विन। प्लीज नोट डाउन करें, प्लीज नोट डाउन करें, आंसर आपका क्या होगा 371 केल्विन। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, याद रखना, एक कॉन्सेप्ट हम फर्निश्ड करते हुए चल रहे हैं। तो किस टेंपरेचर पे बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम द हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन, तो आंसर होगा 371 केल्विन पे। बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज हम हमेशा प्राप्त करते हैं कितने पे, 371 केल्विन पे। प्लीज इसे उतार लीजिए। चलिए देख लिया आपने तो ग्लूकोज के अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म के बारे में, ठीक है। आपने एनोमेरिक कार्बन, कार्बन नंबर 1 के बारे में, दोनों फॉर्म क्या कहलाते हैं, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म क्या कहलाते हैं, एनोमर के बारे में ये पूरी कहानी अपन ने देख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज। ग्लूकोज से रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, सही नहीं है। इट इज एन एल्डोहेक्सोज, बिल्कुल सही है। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को आपने देखा, ऊपर कौन सा ग्रुप है भैया, CHO ग्रुप है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है, तो और 6 कार्बन है तो एल्डोहेक्सोज, ठीक है। ऑन हीटिंग विथ HI इट फॉर्म एन हेक्सेन। समझिएगा मेरा ये ग्लूकोज है CH2OH, CHOH होल 4 और ये CHO। अगर मैंने इसे HI जैसे रिड्यूसिंग एजेंट के साथ गरम करा तो मुझे क्या मिलता है, मुझे क्या मिलता है, सारे ग्रुप को ये रिड्यूस कर देता है और मुझे देता है एन हेक्सेन। क्या देता है, CH3 CH2 होल 4 और CH3 क्या देता है, एन हेक्सेन, एन हेक्सेन। ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। मैंने कहा ना, मैं हर कॉन्सेप्ट बताते हुए चलूंगा। ऑन हीटिंग विथ HI इट फॉर्म्स एन हेक्सेन। इट इज प्रेजेंट इन फ्यूरेनोज फॉर्म, ये फ्यूरेनोज फॉर्म में नहीं पाया जाता है। नहीं, मैंने अभी बताया ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को बताया ना मैंने, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है भैया, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये देखिए, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ये देखिए यहाँ HOH, यहाँ OHH, यहाँ HOH और यहाँ H और इधर CH2OH, ठीक है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो ये जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है, इसमें 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन की रिंग पाई जाती है, 1 ऑक्सीजन की रिंग पाई जाती है। तो ऐसी रिंग, ऐसी इस चेन रिंग को हम बोलते हैं पायरेन, और ग्लूकोज को अपन कहते हैं पायरेनोज। क्या कहते हैं, पायरेनोज, फ्यूरेनोज नहीं। फ्रक्टोज कहलाता है फ्यूरेनोज, तो ये कहलाता है पायरेनोज। तो इट इज प्रेजेंट इन फ्यूरेनोज फॉर्म, गलत स्टेटमेंट हो गया यही। इट डज नॉट गिव 2,4-DNP टेस्ट, यस ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 2,4-DNP टेस्ट ये नहीं देता। इसे भी हम साइक्लिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही समझा सकते हैं। इसे भी हम किसके बेसिस पे समझा सकते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही समझा सकते हैं। इसे ओपन रिंग स्ट्रक्चर के, ओपन चेन स्ट्रक्चर के बेसिस पे नहीं समझा सकते। चलिए आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज, तो आंसर क्या हो गया, आंसर क्या हो गया,
इट इज प्रेजेंट इन फ्यूरिनोस फॉर्म। आप एनसीईआरटी सामने रखेंगे और मेरे क्वेश्चन करते चलेंगे, आपको एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसा नहीं कि सर थ्योरी नहीं पढ़ी तो मैं क्वेश्चन नहीं बन रहा, सब कुछ मैंने पढ़ा दिया, सब कुछ पढ़ाते चल रहा हूं, क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी पढ़ाते चल रहा हूं। क्लियर है? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना सिखा दिया ना बनाना। ये देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने सबसे पहले बनाना सिखाया। ये देखो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाना सिखा दिया। हर चीज तो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं भैया, घबराना किस बात का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चूज द स्ट्रक्चर ऑफ डी माइनस फ्रक्टोज। डी माइनस फ्रक्टोज, चलिए देखते हैं डी माइनस फ्रक्टोज कौन सा पाया जा रहा है। अगर आप फ्रक्टोज की बात करेंगे तो फ्रक्टोज कैसा पाया जाता है समझिएगा। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर चलो देखते हैं। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर भी एनसीईआरटी से ही उठाया हुआ क्वेश्चन है। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो नीचे वही CH2OH, CH2OH, इधर क्या हो गया, इधर क्या हो गया CH, इधर आया OH, CHOH, ये तो फिक्स है। ठीक है, इसके बाद कौन हुआ, इसके बाद कौन हुआ, इधर भी आया क्या अपना CHOH, फिक्स है, फिक्स है। फिर कौन आया, फिर कौन आया COHH, OHH। लेकिन जो फ्रक्टोज होता है अपना, ठीक है, एल्डो कीटोस पाया जाता है। इसमें कौन सा ग्रुप होता है, एल्डो, सॉरी ये होता है कीटोहेक्सोस। क्या होता है, कीटोहेक्सोस। ये क्या है, एल्डो कीटोस नहीं, ये होता है कीटोहेक्सोस। कीटोनिक ग्रुप होता है और 6 कार्बन वाला होता है। ठीक है, तो भैया यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप आया, कौन सा ग्रुप आया, कीटोनिक ग्रुप आया, और अल्टीमेटली क्या हो गया, CH2OH हो गया। ये होता है अपने फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, जो कि क्या पाया जाता है, कीटोहेक्सोस के फॉर्म में पाया जाता है। आप देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन। ठीक है, और इसमें कौन सा ग्रुप पाया जा रहा है, कीटोनिक ग्रुप पाया जा रहा है। कौन सा ग्रुप पाया जा रहा है, कीटोनिक ग्रुप पाया जा रहा है। क्या ये सही है, CH2OH नहीं, ये गलत हो गया, CH ये भी गलत हो गया। इसको देखिए, ये तो गलत ही है। ये कॉन्फ़िगरेशन HOH का बहुत इंपॉर्टेंट है। CH2OH, CHOH, CHOH, COHH, CO और CH2OH। आंसर शुड बी डी। याद रखना, हर चीज बताते चल रहा हूं, हर कॉन्सेप्ट बताते हुए चल रहा हूं, प्लीज नोट डाउन करें। चूज द स्ट्रक्चर ऑफ डी माइनस फ्रक्टोज, आंसर हो गया डी, आंसर हो गया डी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं, बढ़ते हैं, बढ़े चलो। नेक्स्ट है अपना D प्लस ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल अमीन एंड यील्ड एन ऑक्सिम, द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सिम वुड बी। चलिए देखते हैं, D प्लस ग्लूकोज अपन बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, देखते चलिएगा भैया। मेरे पास है CH2OH, CHOH होल 4 और ये है मेरा CHO। अब ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन कर रहा है। देख चुके हैं हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन कर रहा है। क्या होगा, अपना तरीका यही है कि भैया H2O निकालो, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, पहले से ज्यादा मैं खो गया है। ये आया CHOH होल 4, CHOH होल 4, हमें इनका कॉन्फ़िगरेशन पता है। और यहां आ गया C, यहां आ गया C आ गया यहाँ पे, यहां आ गया H, और ये डबल बॉन्ड से क्या जुड़ गया, NOH आके जुड़ गया। डबल बॉन्ड से कौन आके जुड़ गया, NOH आके जुड़ गया। तो देखिए ये हो नहीं सकता, ये देखिए ये सही है, CH2OH, CHOH, CHOH, COHH, नहीं ये भी नहीं हो सकता, इधर COH आ गया। देखो इधर CH2OH सही है, CH ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। इसको देखिए CH2OH, CHOH, CHOH, COH, CHOH और CH डबल बॉन्ड NOH, दिस इज ऑक्सिम, दिस इज ऑक्सिम। तो द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सिम वुड बी डी। आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आएगा तभी आप आंसर निकाल पाएंगे। बोलो मेरे संग जय हिंद पहले तो, उसके बाद बोलो कि सर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आएगा तभी हम उसका स्ट्रक्चर बना पाएंगे, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आएगा तभी हम उसका स्ट्रक्चर बना पाएंगे। क्लियर है, क्लियर है? तभी हम ग्लूकोज की सारी रिएक्शन देख पाएंगे। पक्का पक्का। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन गिवन रिएक्शन, द गिवन रिएक्शन कंफर्म। ठीक है, ये क्या कंफर्म करता है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन द गिवन रिएक्शन कंफर्म। आपने CH2OH, CHOH होल 4 और CHO ग्लूकोज की रिएक्शन कराई किसके साथ, ग्लूकोज की रिएक्शन कराई किसके साथ, आपने ग्लूकोज की रिएक्शन कराई HCN के साथ। ठीक है, और आपको क्या मिला, क्या मिला, इसकी मैं कहानी बता रहा हूं। हुआ क्या, हुआ क्या, देखिएगा, देखिएगा स्ट्रक्चर, इधर देखिएगा, ये ग्लूकोज है CH2OH, CHOH होल 4 और इधर आ गया आपका CHO। अब अगर ये HCN रिएक्शन करा, HCN रिएक्शन करा,
H पॉजिटिव Cn निगेटिव के फॉर्म में लिख सकता हूँ, यस सर लिख सकते हैं। ये कार्बोनिल ग्रुप है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। H कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और Cn कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, जाएगा, ठीक है सर। अगर जाएगा तो क्या स्ट्रक्चर बना अपना, CH2OH, ये स्ट्रक्चर आया, देखते चलना। हुआ क्या, CHOH ये स्ट्रक्चर आया, यस सर हुआ। और यहाँ पे क्या आ गया, C से क्या जुड़ा है, सबसे पहला अपना H जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये O से आके H जुड़ गया तो ये OH हो गया, और Cn भी इधर आके जुड़ गया है तो ये Cn हो गया। ये अपना स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये अपना स्ट्रक्चर मैंने ऊपर नीचे कर दिया है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, नहीं ये बिल्कुल नहीं बताता है। प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप तो ये है, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप तो ये है, क्योंकि अल्कोहल से जुड़ा हुआ कार्बन एक और कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। ये सेकेंडरी है, अल्कोहल से जुड़ा कार्बन दो और से जुड़ा है, ठीक है। 5OH ग्रुप अटैच टू डिफरेंट कार्बन एटम, ये भी नहीं बताता कि 5 OH ग्रुप है। उसके लिए तो भैया अपन ने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करी थी। ऑल 6 कार्बन एटम आर लिंक्ड इन अ स्ट्रेट चेन, ये भी नहीं बताता। ये क्या बताता है, ये रिएक्शन क्यों हो रही है, द प्रेजेंस ऑफ अ कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज। कार्बोनिल ग्रुप है तभी HCN रिएक्शन कर रहा है, पोलैरिटी डेवलप होने की वजह से, पोलैरिटी डेवलप होने की वजह से। तो ये बताता है क्या, प्रेजेंस ऑफ अ कार्बोनिल ग्रुप इन अ ग्लूकोज। समझे मेरे लाला, the presence of a carbonyl group in a glucose is explained by the आपका HCN की रिएक्शन कर दो, आप हाइड्रोक्सिलअमीन की रिएक्शन कर दो, जो पिछले वाले में देखा था वो क्या बताता है, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन अ ग्लूकोज। क्लियर है, बोलो सिंपल है, सिंपल, हाँ जी हाँ, सिंपल। चलो नेक्स्ट है मेरा, व्हाट इज द प्रोडक्ट फाउंड व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर। देखो मैंने पहले ही आपको बताया था कि भैया इधर देखो कि अगर आप ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करेंगे, तो आपको ग्लूकोनिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा, ग्लूकोनिक एसिड मिलेगा। थोड़ा माइल्ड, कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ये क्या करता है, CHO को COOH में कन्वर्ट करता है। पहले मेरे से लिखने में गड़बड़ हो गई, यहां पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा बच्चों, थोड़ा सा, इंसान हूं, हर किसी से गड़बड़ हो जाती है। माइल्ड है ना जी, माइल्ड है ना, इंसान हूं, ठीक है। सॉरी फ्रॉम माय साइड। ये CHO किस में कन्वर्ट कर देता है, COOH में कन्वर्ट कर देता है, और ये CH2OH ऐसा ही का ऐसा रहेगा, ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है। क्लियर है, तो अब देखना, और जो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, CHO को भी COH में कन्वर्ट करेगा, CH2OH को भी COH में कन्वर्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए ये कहानी अपन देख चुके थे। तो क्या लिखा, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करा तो अपना क्या हो गया भैया, CH2OH एज इट इज रहा, लेकिन CHO किस में कन्वर्ट हो गया, COH में कन्वर्ट हो गया। अपने को क्या मिला, ग्लूकोनिक एसिड मिला। तो देखिएगा आंसर क्या होना चाहिए, देखिए CH2OH ऐसा का ऐसा रहा, CHOS सही है, ये नहीं, ये गलत हो गया स्टेटमेंट। CH2OH ऐसा का ऐसा रहा, CHOS COHH, और ये COH आ गया, ग्लूकोनिक एसिड। आंसर क्या होगा अपना, बी होगा। ये तो अपना सैकेरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में बनेगा, ठीक है, और ये हो नहीं सकता। आंसर क्या बनेगा अपना, बी। तो डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर, आपका क्या आंसर मिलेगा, ग्लूकोनिक एसिड विल बी योर प्रोडक्ट, क्लियर है, चलिए जी, क्लियर है। आइए बढ़ूं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाऊं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेम द प्रोडक्ट विच इज फाउंड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोनिक एसिड विथ नाइट्रिक एसिड। समझना, अगर आपका ग्लूकोज है, आपका ग्लूकोज क्या है, CH2OH होल 4, ये ग्लूकोज है, और ये CHO है, ठीक है। चाहे आप इसका ऑक्सीडेशन कर दें, किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ कर दें, ठीक है। चाहे आप ग्लूकोनिक एसिड जो कि अपना COOH होता था, ठीक है, यहाँ आ गया CHOH होल 4, और यहाँ आ गया CH2OH। चाहे इसके साथ करते हैं, किसके साथ करते हैं, चाहे इसके साथ कर दें नाइट्रिक एसिड का ऑक्सीडेशन, किसका, ग्लूकोज का कर दें नाइट्रिक एसिड के साथ, या ग्लूकोनिक एसिड का कर दें नाइट्रिक एसिड के साथ, आपको क्या मिलेगा, यहां भी आपको मिलेगा COOH CHOH होल 4 और COOH, ठीक है। यहां भी आपको क्या मिलेगा, नीचे वाला भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग है, इसको भी इसने COH में कन्वर्ट करा, इसको भी कन्वर्ट कर दिया इसने,
यहाँ पे इसको तो करेगा ही करेगा, देखो CHOH होल 4 CHOH होल 4 और यहाँ भी आ गया COH। यहाँ भी मिलेगा आपको सैकेरिक एसिड, यहाँ भी आपको मिलेगा सैकेरिक एसिड और यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, सैकेरिक एसिड ही मिलेगा भैया, यहाँ भी सैकेरिक एसिड। तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, रैमनोज नहीं, आंसर होगा सैकेरिक एसिड। चाहे आपका ग्लूकोज हो, चाहे आपका ग्लूकोनिक एसिड हो, चाहे आपका ग्लूकोज हो, चाहे आपका ग्लूकोनिक एसिड हो, अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो भैया वो CH2OH दोनों को COH में कन्वर्ट कर देगा ऑक्सीडाइज करके। क्लियर है? सारी रिएक्शन रटवाते हुए चल रहा हूं, यहां पे बस थोड़ा एक गड़बड़ हो गया था, उसको मैंने करेक्ट करवा दिया आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा, ये मत भूलिएगा सर आपने गड़बड़ कर दी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट पे कमेंट पट के जा रहे हैं आप लोग। क्लियर है? बढ़ू आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट OH ग्रुप in the molecule is given as, choose the correct option with names for 1 2 and 3। ठीक है, आपका लिखा है CH2OH CHOH CHOH COHH CHOH और CHO, दिस इज ग्लूकोज, दिस इज ग्लूकोज। ठीक है, आपके पास लिखा है CH2OH CHOH CHOH OHH HOH और COH, दिस इज ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। बोलो करत करत अभ्यास की, याद हो रहा है ना, हर चीज याद करा रहा हूं। दिस इज ग्लूकोनिक एसिड, दिस इज ग्लूकोनिक एसिड। इधर देखो COH CHOH CHOH OHH HOH और इधर भी COH, दिस इज सैकेरिक एसिड, दिस इज सैकेरिक एसिड। सब पढ़ा चुका हूं, बस प्रैक्टिस करवा रहा हूं। सैकेरिक एसिड, तो आंसर क्या होगा, पहला ग्लूकोनिक एसिड गलत, पहला सैकेरिक एसिड गलत, पहला है ग्लूकोज, दूसरा है ग्लूकोनिक एसिड, तीसरा है सैकेरिक एसिड। सारे स्ट्रक्चर आपसे बनने चाहिए, पहला है ग्लूकोज, दूसरा है ग्लूकोनिक एसिड, तीसरा है सैकेरिक एसिड। प्लीज नोट डाउन करें, पहला है ग्लूकोज, दूसरा है ग्लूकोनिक एसिड, तीसरा है सैकेरिक एसिड, तीसरा है सैकेरिक एसिड। बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन की बात करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेम द रिएजेंट एंड द कंडीशन रिक्वायर फॉर द कैरिंग आउट द फॉलोइंग रिएक्शन। आपका ग्लूकोज दिया हुआ है, देखिए देखा आपने क्वेश्चन, आपका ग्लूकोज दिया हुआ है और आपके एन हेक्सेन का फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसा कौन सा रिएजेंट होता है जो ग्लूकोज को एन हेक्सेन में ले जाके पटकता है? ग्लूकोज की सारी रिएक्शन में रटवाते हुए चल रहा हूं, तो मैंने कहा था अगर ग्लूकोज को आप HI के साथ गर्म कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, एन हेक्सेन मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, एन हेक्सेन मिलेगा। क्या मिलेगा, एन हेक्सेन मिलेगा। क्लियर है? चाहे एल्डिहाइड ग्रुप हो, चाहे आपका एल्कोहलिक ग्रुप हो, सबको किस में पटक देता है, सबका ये रिडक्शन कर देता है और आपका क्या बना देता है, एन हेक्सेन बना देता है। क्या बना देता है, एन हेक्सेन बना देता है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई भी लॉजिक या रॉकेट साइंस नहीं था, मैंने सारी चीजें रटाते हुए चल रहा हूं। क्लियर है? समझाते हुए चल रहा हूं, रटाना गलत बात है, नहीं तो बोलोगे सर हमको रटना नहीं है, हमको समझने में मजा आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्वस वाटर डिकम्पोजिशन ऑफ इन्यूलिन। ठीक है, एक्वस डिकम्पोजिशन ऑफ इन्यूलिन। इन्यूलिन जो होता है बेटा वो पॉलीमर होता है, किसका, फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है। और इन्यूलिन का अगर आप डिकम्पोजिशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, फ्रक्टोज मिलेगा। क्या मिलेगा, फ्रक्टोज मिलेगा। ये बात याद रख लेना, इन्यूलिन किसका पॉलीमर होता है, फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है। और अगर आप इसका डिकम्पोजिशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, फ्रक्टोज मिलेगा। चलिए तो आंसर टिक करिए, फ्रक्टोज। व्हाट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्वस डिकम्पोजिशन ऑफ इन्यूलिन, आंसर होगा फ्रक्टोज, आंसर होगा फ्रक्टोज। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयर ऑफ कंपाउंड विच गिव पॉजिटिव टेस्ट विथ टॉलिन रिएजेंट। समझना, टॉलिन रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट कौन देता है। क्लियर है? तो समझिएगा, ग्लूकोज एंड सुक्रोज। नो, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। कैसी होती है सुक्रोज, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, ये कभी भी टॉलिन रिएजेंट टेस्ट नहीं देती, टॉलिन रिएजेंट टेस्ट नहीं देती। ठीक है, फ्रक्टोज एंड सुक्रोज, सुक्रोज फिर नहीं, ये पेयर फिर नहीं देगा, लेकिन ग्लूकोज भी पॉजिटिव टेस्ट देता है टॉलिन रिएजेंट के साथ और सुक्रोज भी पॉजिटिव टेस्ट देता है टॉलिन रिएजेंट के साथ, क्योंकि ग्लूकोज के पास क्या है, आपका फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है। देखो ग्लूकोज के पास क्या है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है। यही ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था ना अपने, इसके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है ग्लूकोज के पास। और फ्रक्टोज को देखो आप इधर, दिस इज ग्लूकोज,
दिस इज ग्लूकोज। और फ्रक्टोज की बात करेंगे, फ्रक्टोज की बात करेंगे आप इधर तो देखो CH2OH, CHOH होल 4 और CHOH होल थ्राइज्ड, ठीक है, CO और इधर आ गया CH2OH। ठीक है, अगर आप फ्रक्टोज की बात करेंगे, आप फ्रक्टोज की बात करेंगे तो भैया फ्रक्टोज के पास कौन सा ग्रुप होता है? कीटोनिक ग्रुप होता है। इस वजह से ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही क्या देते हैं? पॉजिटिव टॉलन रिएजेंट टेस्ट देते हैं। टॉलन रिएजेंट टेस्ट क्या होता है? सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। सिल्वर के प्रेसिपिटेट आपको मिल जाते हैं, सिल्वर के प्रेसिपिटेट आपको मिल जाते हैं। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलो बढ़ू आगे, बढ़ जाऊं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाउ मैनी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द n नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है भैया? CONH बॉन्ड जो होता है, CONH बॉन्ड जो होता है उसे अपन कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। CONH बॉन्ड जो होता है उसे अपन कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। चलिए पेप्टाइड बॉन्ड के बनने के दौरान अगर आपने n नंबर ऑफ अमीनो एसिड लिए तो फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, हाउ मेनी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड। चलो देखते हैं अपन कोई अमीनो एसिड लेते हैं। अमीनो एसिड क्या होता है बेटा? NH2। देखते चलो, C पे लगा है H, कोई अल्काइल ग्रुप या कुछ भी ग्रुप हो सकता है, R की जगह कुछ भी हो सकता है, और यहां लगा हुआ है अपना COOH। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड है, दूसरा अमीनो एसिड मैंने मान लिया ये है आपका NH2, यहां पे लगा है CH, यहां पे लगा है कोई भी R हो सकता है, और ये COOH। देखते हैं दो अगर अमीनो एसिड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसे N भी कर सकते हैं ना भैया, जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, हमको क्या। और जब अपन ने रिएक्शन करी तो आप देखेंगे कि भैया क्या निकलता दिख रहा है? H2O निकलता दिख रहा है। मतलब दो अमीनो एसिड लिए थे तो एक H2O का मॉलिक्यूल निकला, एक H2O का मॉलिक्यूल निकला, और आपका क्या बन गया? आपका पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। ये देखो बन गया, बनते हुए देखो, बनता हुआ इंसान अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। यहां हो गया CONH बॉन्ड, ये क्या हो गया? CONH बॉन्ड, जो कि अपना पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। दिस इज CHR, और ये हो गया COOH। अगर भैया दो मॉलिक्यूल लिए तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, और अगर n नंबर ऑफ अमीनो एसिड ले लिया अपन ने, n नंबर ऑफ अमीनो एसिड ले लिया अपन ने, n नंबर ऑफ अमीनो एसिड ले लिया अपन ने, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे? n-1 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, n-1 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे ड्यूरिंग द पेप्टाइड बॉन्ड। तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए ए। आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए ए। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट? हाउ मेनी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द n नंबर ऑफ अमीनो एसिड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड? आंसर शुड बी ए, n-1, n-1। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे, बढ़ जाएं आगे, बढ़ जाएं आगे। चलो जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है अपना, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, देखते चलना, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, पॉलीसैकेराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। याद रखना, जो पॉलीसैकेराइड होते हैं कभी भी मीठे टेस्ट के नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें नॉन शुगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉन शुगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉन शुगर भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, बिल्कुल सही है, माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर होती है, माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, मैंने आपको बता दिया, ये क्वेश्चन नीट और जेईई में भी आया हुआ है। पॉलीसैकेराइड्स आर आल्सो कॉल्ड नॉन शुगर, बिल्कुल सही है, पॉलीसैकेराइड को हम नॉन शुगर भी कहते हैं क्योंकि इनमें स्वीट टेस्ट के होते ही नहीं है। राइप ग्रेप्स कंटेन फ्रक्टोज, जो राइप ग्रेप्स होते हैं, पके हुए अंगूर होते हैं, उनमें फ्रक्टोज होता है। ये गलत स्टेटमेंट हो गया, ये गलत स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि पके हुए फ्रक्टोज में क्या पाया जाता है? पके हुए ग्रेप्स में क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है। मैंने आज क्लास की शुरुआत में ही कहा, एज इट इज एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, पके हुए ग्रेप्स में क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है। क्लियर है? क्लियर है? उतार लिया आप लोगों ने इसे, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट में उतार लिया आप लोगों ने इसे, उतार लिया। चलिए अगर उतार लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। मैंने अभी आपको बताया CONH बॉन्ड जो होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। क्या ये हो सकता है? नहीं। क्या ये हो सकता है? नहीं। क्या ये हो सकता है? CHNO? नहीं। CONH बॉन्ड क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। कैसे बनता है? जब दो अमीनो एसिड की रिएक्शन करी अपन ने, किसकी रिएक्शन करी? अभी अपन ने देखा था, दो अमीनो एसिड की रिएक्शन करी, किसकी करी? दो अमीनो एसिड की रिएक्शन करी, ठीक है। और आपने मान लीजिए मैं COH को ऐसे लिख दूं, COOH ऐसे लिख दूं, ठीक है। दूसरा अमीनो एसिड को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, आपको कोई दिक्कत ना हो तो, क्योंकि आप ही मेरे प्रभु, आप ही मेरे देवता हैं मेरे बच्चे, ठीक है। चलो मैंने ऐसे लिख दिया। चलो भैया दोनों की रिएक्शन कराई, क्या निकलेगा? वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। क्या निकलेगा? वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। क्या बना? कुछ तो बना है, कुछ बन गया है, ठीक है, पहले से ज्यादा
कुछ हो गया है, चलो जी, बहुत ही बकवास गाना है, बहुत ही बकवास गाना है। ये हो गया CHR और ये हो गया COOH। आप देख पा रहे हैं, दिस इज द ब्लैक कलर से आप जो देख पा रहे हैं या ब्लू कलर, दिस इज अवर पेप्टाइड बॉन्ड। जब दो अमीनो एसिड को जोड़ते हैं तो ये अपना पेप्टाइड बॉन्ड है, CONH बॉन्ड। तो दिस इज अवर पेप्टाइड बॉन्ड, CONH बॉन्ड। क्लियर है? जल्दी आइए, जल्दी आइए, बढ़ूं अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। देखिएगा, देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्राईपेप्टाइड? दैट मीन्स एलेनिन, ग्लाइसिन और एलेनिन। समझ रहा? अब मैं आपको बता रहा हूं एलेनिन का फॉर्मूला। सबसे पहले अगर मैंने अमीनो एसिड बना रहा हूं एलेनिन, देखना बेटा, देखना जी, मैंने लिखा NH2 जो कि मैं हमेशा लिखता हूं, C लिखा, H लिखा, R की जगह अगर CH3 लगा हुआ है और ये COH, तो ये होता है एलेनिन। क्या होता है? एलेनिन। सीखते चलना, ठीक है। दूसरा ग्लाइसिन, ग्लाइसिन क्या होता है? याद रखना सारे अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं सिर्फ एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। देखिए अगर यहां आप देखेंगे, इसको देखेंगे तो चार अलग अलग जुड़े हुए हैं ग्रुप, चार अलग अलग जुड़े हुए हैं ग्रुप, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हुआ, ऑप्टिकली एक्टिव हुआ। बोला है कि सारे कॉन्सेप्ट बताते हुए चलूंगा, लेकिन ग्लाइसिन की अगर आप बात करेंगे तो ग्लाइसिन अगर आप देखेंगे तो ये होता है, ये CH, ये H यहाँ पे, और ये COOH, R की जगह H पाया जाता है। एंड दिस इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। लिख दूं ऑप्टिकली इनएक्टिव? लिख दीजिए सर, आपकी मर्जी। हम तो हर एक चीज, देखो जी, हर एक चीज करते हुए चलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। बेटा देखो, ऑनलाइन में भी मैं ऑफलाइन वाला फील देना चाहता हूँ, खुद ही पूछता हूँ, खुद ही आंसर देता हूँ, जो मेहनत करता हूँ ताकि आपको दिखे, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्राईपेप्टाइड, आपको एलेनिन को जोड़ना है, ग्लाइसिन को जोड़ना है और फिर से एलेनिन को जोड़ना है। चलो जोड़ के देखते हैं, जोड़ के देखते हैं कैसे जोड़ा। मैंने एलिनिन जोड़ा, NH2 CH CH3 और इधर आ गया COOH। इसको ऐसे नहीं जोड़ते, इसको जोड़ते हैं COOH, ठीक है। फिर मैंने जोड़ा किसको? ये हो गया मेरा एलेनिन, एलेनिन, ठीक है। अब मैं जोड़ता हूं किसको? ग्लाइसिन को, ग्लाइसिन को जोड़ता हूं। मेरा आया यहाँ पे NH2 आया, क्या आया? NH2 आया, यहाँ आया CH, यहाँ आया CH और ये आ गया COOH। ये मेरा क्या आ गया? ग्लाइसिन आ गया। क्या आ गया? ग्लाइसिन आ गया, ठीक है। एलेनिन, ग्लाइसिन। अब फिर से मैंने जोड़ा NH2, इसको ऐसे लिखूं चलेगा? ये लिखा मैंने NH2, ठीक है, ठीक है। चलो यहाँ मैंने लिखा CH, यहाँ रखा मैंने CH3 और यहाँ मैंने जोड़ दिया COH। लिख दिया, कोई दिक्कत आप लोगों को? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब तीनों को, ये फिर से आ गया मेरा एलेनिन, फिर से आ गया मेरा एलेनिन। अब आपको पता 3 अमीनो एसिड लिए तो कितने वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे? N-1, मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे। एक वाटर मॉलिक्यूल निकला ये OH और यहाँ से H निकला, ठीक है। और यहाँ से देखो ये OH और यहाँ से H निकला, ठीक है। 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए। अब देखो क्या बना, क्या बना, देखो बनाते चलो। आपका बना NH2, ठीक है, CH, ये बना आपका CH3, ये बना आपका CH3, ये बना आपका CO, ये बना आपका CO, ये बन गया आपका क्या? NH, NH बन गया सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ C से लगा है H, लगे रहने दो सर, C से लगा है H, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ना डरना है ना घबराना है, बस करते चले जाना है, जोश और जुनून बनाए रखना है। 50 क्वेश्चन की बात है। ये हो गया CO, ठीक है, ये हो गया CO सर, ये हो गया NH सर, ये हो गया NH सर, और यहाँ C से जुड़ गया है H, फिर जुड़ा है CH3 और फिर जुड़ा है आपका COOH। ये आपका हो गया ट्राईपेप्टाइड, ये हो गया आपका ट्राईपेप्टाइड। अब चेक करते हैं NH2, ठीक है, ये आया C से H और CH3 जुड़ा होना चाहिए था, गलत। NH2 CH, ये भी गलत, ये भी गलत। NH2 ये आया ना, ये आया ना भाई, क्या बात है। NH2 फिर C से जुड़ा है H और CH3, बिल्कुल सही है। फिर CO, फिर NH, फिर C से 2 CH2 आना था, ये भी गलत, ये भी गलत। यहाँ पे आके ये गलत हो गया, यहाँ आके ये गलत हो गया। अब इसकी बात करते हैं। NH2 C से जुड़ा है CH3, बिल्कुल सही है। फिर CO, फिर NH, सही है। फिर CH2, फिर CO, फिर NH, C और H और CH3, COOH। बिल्कुल आंसर शुड बी डी। आंसर क्या होना चाहिए? डी। करो भैया, बस करके देखो, अच्छा लगता है। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी के लिए कुछ करके देखो, बहुत अच्छा लगता है, वैसे ही आप मेहनत करके देखो, बना के देखो, अच्छा लगता है। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आप कमेंट करते हैं, मैं उसके लिए वीडियो ला देता हूं। बेटा मेरी एक आदत है, मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं कि आप मुझे जब तक बताएंगे नहीं मैं करूंगा कैसे। आपने बोला, आपके लिए हर चीज अवेलेबल हो गई। टर्म 1 के लिए सारे चैप्टर मैं करा चुका हूं। कैन यू बिलीव दिस? कैन यू सैल्यूट या हेड्स ऑफ टू दिस हार्डवर्क? यस सर, ठीक है, सिर्फ आपके लिए है, ठीक है।
चलिए, फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी के साथ, हर क्वेश्चन एकदम क्वालिटी के साथ आपके सामने लाके रख रहे हैं। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन की तरफ। जोश और जुनून बना रहना चाहिए। देखिए 20 क्वेश्चन में मैंने पूरा कार्बोहाइड्रेट लगभग खत्म कर दिया, प्रोटीन पे भी आ चुके हैं अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया है, इन द गिवन रिएक्शन NH2CH2COH NH2CS CH3COH, ठीक है। वाटर का मॉलिक्यूल निकला आपका, क्या बना? NH2CH2CO NHCH3COH। नेम द डाइपेप्टाइड व्हिच इज फॉर्म्ड इन द अबव रिएक्शन। आपको डाइपेप्टाइड बनाना है। अब अगर आप इसको देखेंगे तो भैया, अगर आप इस अमीनो एसिड को देखेंगे NH2CH2, दिस इज योर ग्लाइसिन, दिस इज योर ग्लाइसिन, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे तो दिस इज योर एलेनिन, दिस इज योर एलेनिन, एलेनिन, एलेनिन। अब आपका डाइपेप्टाइड बना, तो आपको नाम बताना है डाइपेप्टाइड का। तो अब मैं बोल सकता हूं इसे कि भैया ग्लाइसिल एलेनिन बोल सकता हूं, कि पहला है ग्लाइसिन, दूसरा है एलेनिन, तो इसे ग्लाइसिल एलेनिन बोल सकता हूं। यस सर बोल सकते हैं। तो भैया ये एलेन ग्लाइसिन नहीं हो सकता, ग्लाइसिल एलेनिन होगा। सामने वाला ग्लाइसिल और दूसरे वाला एलेनिन। तो इस तरीके से इनका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। कैसा भी क्वेश्चन पूछे, किसी भी वैरायटी का क्वेश्चन पूछे, ना डरना है ना घबराना है, बस क्वेश्चन करते चले जाना है। क्लियर है? बढ़ू अगले क्वेश्चन की तरफ, बात करूं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड इज, आपको बताना है सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा होता है। ग्लाइसिन, आपको भी अभी मैंने बताया था, ग्लाइसिन जो होता है सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है। NH2, C से लगा है H, यहां लगा है H और ये लगा है CH3, दिस इज सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। तो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड इज ग्लाइसिन। चलिए, द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड इज ग्लाइसिन, ठीक है। बढ़े आगे, बढ़े आगे। यहाँ R हो सकता है, कोई भी उसके अलावा ग्रुप जोड़ सकते हैं, ये इस पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिंपलेस्ट क्या है आपका? ग्लाइसिन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। व्हेन प्रोटीन्स आर हाइड्रोलाइज्ड बाय बॉइलिंग, चलो ठीक है, आपने प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करा बाय बॉइलिंग विद ए स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्कली, दे आर कन्वर्टेड इनटू। अगर प्रोटीन है उनको हाइड्रोलाइज करें, मेरी बात सुनना, आप अंडा खाते हो, अंडे में प्रोटीन होता है, आप प्रोटीनिशियस सब्सटेंस लेते हैं, आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, सबसे ज्यादा भैया जरूरी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है अपने लिए, ठीक है। ठीक है, अगर प्रोटीन है आपकी बॉडी में जाके किस में टूटता है? अमीनो एसिड में टूटता है ना, अल्टीमेटली एसिमिलेशन होकर अमीनो एसिड बनता है ना, बनता है ना, ठीक है। बायो वाला बच्चा होगा तो बोलेगा क्या फर्जी क्वेश्चन करा रहे हो सर, लेकिन जो मैथ्स वाला बच्चा होगा उसके लिए, भैया मैं तो सबके लिए पढ़ा रहा हूँ ना, जहाँ हमारे पास मैथ्स वाला बच्चा भी है, बायो वाला बच्चा भी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब प्रोटीन अल्टीमेटली टूटता है तो किस में टूटता है? हाइड्रोलिसिस के बाद अमाइड में नहीं, इमाइड में नहीं, अमीनो एसिड में टूटता है। किस में टूटता है? अमीनो एसिड में टूटता है। क्लियर है? आते जाइए। When proteins are hydrolyzed by the boiling with a strong acid or alkali, they are converted into the amino acid. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हीमोग्लोबिन इज एन, जो आपका हीमोग्लोबिन होता है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट है हीमोग्लोबिन? नहीं। विटामिन है? नहीं। एंजाइम है? नहीं। दिस इज अ ग्लोब्यूलर प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है ये? हीमोग्लोबिन इज अ ग्लोब्यूलर प्रोटीन। दिस इज अ प्रोटीन जो हीमोग्लोबिन आपका पाया जाता है, ठीक है। चलिए, आरबीसी का रेड कलर किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है। जो दो इससे मिलकर बना होता है हीम प्लस ग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन। क्लियर है? चलिए, नाउ व्हेन द पॉलीपेप्टाइड, सुनना, जब पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर रन्स पैरेलल एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड, देन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, सच प्रोटीन्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। ऐसे प्रोटीन इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। जब बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे से पैरेलली चलती है और एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं और एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनता है, तो इसे आप क्या कहेंगे? क्या लिखा है? इस वर्ड को पकड़ लेना, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, सच प्रोटीन्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। ऐसे प्रोटीन इनसॉल्युबल होते हैं पानी में। तो नेम द टाइप ऑफ प्रोटीन विच सेटिस्फाई द अबव इंफॉर्मेशन। उस प्रोटीन का नाम बताओ जो अबव इंफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। क्या वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होगा? नहीं सर। वो प्राइमरी प्रोटीन नहीं, टर्शरी नहीं, वो होता है फाइब्रस प्रोटीन। वो क्या होता है? फाइब्रस प्रोटीन होता है। क्या होता है बेटा? फाइब्रस प्रोटीन होता है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी को, आगे बढ़ाता हूं कहानी को। देखिएगा, देखिएगा नेक्स्ट है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का डीनेचुरेशन कैसे होता है समझिएगा। अगर आप हाई टेम्परेचर, ठीक है, कोई एसिड डाल रहे हैं, कोई अल्कली डाल रहे हैं,
इन वजह से प्रोटीन क्या हो जाता है, आपका डीनेचुरेट हो जाता है। पीएच आपने कम ज्यादा कर दिया, ये सारे फैक्टर होते हैं जो प्रोटीन को डीनेचर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आप बताइए डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का एग्जांपल, कोएगुलेशन ऑफ एग व्हाइट। आपने देखा होगा ये अंडा, मान लीजिए ये अंडा है मेरा, ये अंडा है, ठीक है, इस तरीके का अंडा आपने देखा होगा। ठीक है, अंदर योक रहता है, अंदर योक रहता है और बीच में क्या रहता है, ऐसा येलो, हल्का हल्का येलो सा कुछ सब्सटेंस भरा होता है। ये मेरा अंडा है, अंदर बीच में येलो येलो सा, ये हल्का ज़्यादा येलो हो गया है, ऐसा ही कुछ भरा रहता है ये सब्सटेंस। ये अंडे में ये जो बीच में येलो कलर का सब्सटेंस भरा हुआ है और ये योक है, तो ये जो सब्सटेंस होता है ये अपना होता है एल्बुमिन। ये क्या होता है अपना सब्सटेंस, ये होता है अपना एल्बुमिन। क्या होता है, एल्बुमिन होता है, एल्बुमिन प्रोटीन होता है। ठीक है, और ये बीच में जो पाया जाता है वो होता है योक सेक। क्या होता है, योक सेक होता है। तो भैया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। आप प्रोटीन का डीनेचुरेशन कर रहे हैं, इसका एग्जांपल क्या है, कोएगुलेशन ऑफ एग व्हाइट। जब आप इसे बॉईल करते हैं, टेम्परेचर देखो मैंने कहा ना, टेम्परेचर की वजह से भैया प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाता है। तो ये सब्सटेंस आप जो येलो व्हाइट कलर का खाते हैं, व्हाइट कलर का खाते हैं, वो क्या है, एल्बुमिन प्रोटीन है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। ठीक है, कोएगुलेशन ऑफ एग व्हाइट। दूसरा क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, नहीं, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। लेकिन मिल्क की कर्डलिंग होना भी किसको रिप्रेजेंट करता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। आपने क्या डाल दिया, आप हम कहते हैं ना कि भैया दूध में थोड़ा सा क्या डाल दो, दूध में जो प्रोटीन है आप थोड़ा सा क्या डाल दो, उसमें नींबू डाल दो। आप क्या डाल रहे हैं, एसिड डाल रहे हैं, तो क्या हो गया आपका, डीनेचुरेशन हो गया। तो बोथ ए एंड सी रिप्रेजेंट द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्लीज नोट डाउन करें, प्लीज नोट डाउन करें, बोथ ए एंड सी रिप्रेजेंट द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। स्टार्टिंग के क्वेश्चन काफी टफ दे दिए मैंने, अब बाद में सिंपल करा रहा हूं भाई। जिस लेवल का क्वेश्चन पूछेगा उस लेवल के क्वेश्चन अपने को करने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना, चलिए देखिएगा, लिखा है सेलेक्ट नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। सबसे पहले अमीनो एसिड असेंशियल और नॉन असेंशियल क्या होते हैं ये अपने दिमाग में सेट कर डालो। अमीनो एसिड दो टाइप के होते हैं, अमीनो एसिड दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं अपने असेंशियल अमीनो एसिड, समझना, असेंशियल अमीनो एसिड जिन्हें बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं करती है, ये डाइटरी असेंशियल होते हैं, जिन्हें हमें खाने से प्राप्त करना पड़ता है, दूसरी चीज नॉन असेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जिन्हें बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकती है। नॉन असेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जिन्हें बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकती है। यहाँ अब मैं आपको इतना पढ़ा रहा हूँ तो भैया एनसीईआरटी में अपने असेंशियल अमीनो एसिड और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड का जो चार्ट दिया हुआ है उस चार्ट को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक दे रहा हूँ जिससे आपको असेंशियल अमीनो एसिड याद हो जाए। याद रखिए असेंशियल अमीनो एसिड जरूरी है, इसीलिए खाने के साथ उन्हें लेना पड़ेगा। क्लियर है, खाने के साथ मिलते हैं, ये मान लीजिए। तो एनसीईआरटी में दिया है जो अमीनो एसिड दिया, मैं याद करने के आपके सामने एकदम धांसू जिंगल लेके आ रहा हूं। देखना, ठंडी, पहले बोलो ठंडी ठंडी हवा चली, ठंडी मतलब थ्रियोनीन, ठीक है। वाली, है वाली, ठंडी वाली, वाली मतलब वैलीन। लस्सी, है लस्सी, गर्मी में पीऊंगा लस्सी, ठंडी वाली लस्सी, लस्सी मतलब ल्यूसीन, ठंडी वाली लस्सी इज मतलब आइसोल्यूसीन, लेस मतलब लाइसीन, ठंडी वाली लस्सी इज लेस, ठंडी वाली लस्सी काफी कम है। तो बोलो ट्राई मतलब ट्रिप्टोफैन, ठीक है। ट्राई हिज, उसकी, ट्राई हिज मतलब हिस्टीडीन, ट्राई हिज मीठी, ट्राई हिज मीठी मतलब मिथियोनीन, ट्राई हिज मिथियोनीन, ट्राई हिज मीठी फैनी मतलब फिनाइल एलेनीन, ये सारे असेंशियल अमीनो एसिड हैं। ये सारे क्या हैं, अपने असेंशियल अमीनो एसिड है। तो सेलेक्ट नॉन असेंशियल अमीनो एसिड अपने को सेलेक्ट करना। असेंशियल तो याद हो गए, ठंडी वाली लस्सी इज लेस, ट्राई हिज मीठी फैनी। चलो, तो ट्रिप्टोफैन असेंशियल अमीनो एसिड है, नॉन असेंशियल हो नहीं सकता। फिनाइल एलेनीन असेंशियल अमीनो एसिड, नॉन असेंशियल हो नहीं सकता। लाइसीन असेंशियल अमीनो एसिड है, नन ऑफ दीज आर नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। आंसर क्या होगा, डी होगा, आंसर क्या होगा, डी होगा। क्लियर है,
सेलेक्ट नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। क्लियर है? बढ़ जाऊं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, प्रोटीन्स आर फाउंड टू हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन के दो डिफरेंट टाइप के सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर और एक होता है बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। चलिए, प्रोटीन के दो स्ट्रक्चर अपन देख रहे हैं, प्रोटीन हैव आर फाउंड टू हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। वैसे तो प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर होते हैं, देखना प्रोटीन के कितने स्ट्रक्चर होते हैं, 4 टाइप के स्ट्रक्चर अपन देखते हैं। एक होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, एक होता है टर्शरी स्ट्रक्चर और एक होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, जब भी प्रोटीन को क्या करते हैं अपन, गर्म करते हैं, डीनेचर्ड करते हैं। ठीक है, गर्म करते हैं, डीनेचर्ड करते हैं। जैसे आप ये मान लीजिए प्रोटीन का डीनेचुरेशन क्या होता है, अंडे को कभी उबाला है, अंडे के अंदर जो एल्बुमिन प्रोटीन होता है, ठीक है, गर्म करने के बाद वो जो अंदर सफेद सफेद पार्ट अभी अपन ने देखा था ना, ठीक है, एल्बुमिन प्रोटीन खराब हो जाता है। कडलिंग ऑफ मिल्क आपने देखा होगा। तो प्रोटीन का जब डीनेचुरेशन होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर पे कभी इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन ये स्ट्रक्चर डीनेचर्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डीनेचर्ड हो जाते हैं। चलिएगा, अब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, समझना, थ्योरी भी बताते हुए चल रहा हूं, हर कॉन्सेप्ट बताते चल रहा हूं। ये 2 फॉर्म में पाया जाता है, एक होता है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, क्या होता है? अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, और एक होता है बीटा शीट स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर होता है? बीटा शीट स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कैसा पाया जाता है, देखना कुछ ऐसे, और बीटा शीट स्ट्रक्चर ऐसी शीट्स होती हैं, ऐसी शीट्स होती हैं, ऐसी शीट्स होती हैं। ठीक है सर, अब ये जो शीट्स होती हैं, अब एक हेलिक्स और दूसरे हेलिक्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। जब मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एप्लीकेशन में, और उसमें मैंने ये बात भी कही थी कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, अल्फा हेलिकल और बीटा शीट स्ट्रक्चर, ठीक है, अल्फा हेलिकल और बीटा शीट स्ट्रक्चर आर स्टेबलाइज्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है। तो ये जो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या होना चाहिए अपना? आंसर क्या होना चाहिए अपना? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आंसर क्या होना चाहिए अपना? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? क्लियर है? आंसर क्या होगा अपना? सी होगा। ठीक है, बढ़ जाएं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन द गिवन रिएक्शन, आपके पास रिएक्शन दी हुई है, इन द गिवन रिएक्शन NH2CH2COH NH2CH3COH। अरे भैया हमें ये पता है क्या है, ग्लाइसिन है, और ये क्या है अपना? एलेनिन है। क्या है? एलेनिन है, देख चुके हैं अपन। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन, ग्लाइसिन और एलेनिन, जब ये दोनों मिले, 2 अमीनो एसिड मिले, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकला, क्या निकला? यहां से OH निकला और यहां से H निकला, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया। इन दोनों की रिएक्शन से क्या निकला? एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया। ठीक है, और आपका ये क्या बन गया? ग्लाइसिल एलेनिन बन गया। क्या बन गया? ग्लाइसिल एलेनिन का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया? ग्लाइसिल एलेनिन का फॉर्मेशन हो गया। तो नेम द डाइपेप्टाइड विच इज फॉर्म्ड इन द अबव रिएक्शन इज ग्लाइसिल एलेनिन। आइए नोट डाउन करिए। In the given reaction, name the dipeptide which is formed in the given reaction is glycyl alanine. Clear है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, मैंने अभी बताया प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 फॉर्म में पाया जाता है, अल्फा हेलिकल फॉर्म में और बीटा शीट फॉर्म में। तो हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, अगर डायरेक्ट ऐसा पूछ लिया जाए कि हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, तो आयनिक बॉन्ड से नहीं, कोवैलेंट बॉन्ड से नहीं, हेलिकल स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता? हाइड्रोजन बॉन्ड प्रोवाइड करता। कौन प्रोवाइड करता? हाइड्रोजन बॉन्ड प्रोवाइड करता। जैसे डीएनए, जैसे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि भैया हाँ आपने इसमें न्यूक्लिक एसिड भी है, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए में जो एडेनिन और थाइमिन है, ग्वाइनिन और साइटोसिन है। ठीक है, ग्वाइनिन और साइटोसिन है, तो एडेनिन, थाइमिन, ग्वाइनिन और साइटोसिन के बीच बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड ही होते हैं। कौन से होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड ही होते हैं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो बनते हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए नेक्स्ट बात करता हूं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सुनना जी, द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विच रिफर्स टू द शेप इन विच अ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन एग्जिस्ट। आपके प्रोटीन का ऐसा स्ट्रक्चर, प्रोटीन के अलग अलग स्ट्रक्चर अपन ने देखे, प्रोटीन का ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है। एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बना होता है उसे अपन कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। उसे क्या नाम दिया जाता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ नाम दिया जाता है।
बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स की, कि प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा है। मैंने सारी एनसीईआरटी डेफिनेशन उठाई है, चिंता ना कीजिए, बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। तो द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विच रिफर्स टू द शेप इन विच अ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन एग्जिस्ट इज नोन एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा देखना, ईच पॉलीपेप्टाइड, सुनना, ईच पॉलीपेप्टाइड, सिंगल पॉलीपेप्टाइड की बात कर रहा है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड इन अ प्रोटीन हैज अमीनो एसिड लिंक्ड। सिंगल पॉलीपेप्टाइड, बहुत सारे, ऊपर वाले को देखना, एक मिनट पिछले वाले को देखना, इसको अगर आप देख रहे हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विच रिफर्स टू द शेप इन विच लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन एग्जिस्ट। इसमें क्या बोल रहा है, each polypeptide, single polypeptide has a protein, in a protein has a amino acid linked with each other in a specific sequence, amino acid linked with each other in a specific sequence, this sequence of amino acid is said to be, amino acid के ऐसे sequence को क्या नाम दिया जाता है, amino acid के ऐसे sequence को नाम दिया जाता है primary structure of protein। इसे हम क्या नाम देते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मतलब सर प्रोटीन में अगर पॉलीपेप्टाइड की बात करेगा तो उसे हम क्या बोल देंगे कि भैया हाँ पॉलीपेप्टाइड अलग अलग चेन पाई जानी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। और जैसे अपन ने देखा था ना पॉलीपेप्टाइड चेन वो एक दूसरे को अरेंज कर सकते हैं अल्फा हेलिकल बीटा शीट के फॉर्म में। यहाँ पे अगर हम बात करें प्राइमरी स्ट्रक्चर, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड की बात कर रहा है, तो क्या बनाएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिमेन इंटैक्ट, विच स्ट्रक्चर ऑफ, देखो अभी मैंने ये बात करी थी, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिमेन इंटैक्ट ड्यूरिंग डीनेचुरेशन प्रोसेस। प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर है जो डीनेचुरेशन प्रोसेस के दौरान इंटैक्ट रहता है। सबसे पहला देखिएगा, बोथ सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर, नहीं मैंने अभी बताया था प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है जिसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर अगर आप प्रोटीन का डीनेचुरेशन कर दें, भैया आप प्रोटीन को गला दें, तोड़ दें, फोड़ दें, अल्कली डाल दें, एसिड डाल दें, प्राइमरी स्ट्रक्चर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आपके डीनेचुरेट कर जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एक और क्वेश्चन हो गया प्रोटीन पे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे हम करते चल रहे हैं। चलो जी नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज अ विटामिन। आपको पता करना है कि कौन सा एसिड है अपना विटामिन। चलिए तो फॉलोइंग एसिड इज अ विटामिन, समझिएगा, एस्पार्टिक एसिड इज नॉट अ विटामिन, ठीक है, एसिड होना चाहिए, एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, यस, एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है बेटा, अगर आपने सुना होगा विटामिन सी को क्या कहते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड नाम दिया जाता है। दैट्स व्हाई एस्कॉर्बिक एसिड इज अ विटामिन, ठीक है। एडिपिक एसिड इज नॉट अ विटामिन, ठीक है। सैकेरिक एसिड इज नॉट अ विटामिन। चलिए तो आंसर शुड बी बी, एस्कॉर्बिक एसिड इज अ विटामिन। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन। सुनिएगा, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। हर इंसान को कहते हैं ना कीड़ा होता है, कुछ लोग होते हैं जिनमें कीड़ा काटते रहता है चुगली करने का, कहीं ना कहीं भैया किसी ना किसी को परेशान करने का, बेवजह परेशान करता है, एक कीड़ा होता है। तो ऐसे याद रखिए, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं कीड़ा। अब मैंने कीड़ा तो याद करा दिया, लेकिन बाद में भूल जाओगे कि यार कीड़ा फैट सॉल्युबल थे या वाटर सॉल्युबल थे। तो सबसे पहले देखना, फैटी कीड़ा कैसे करोगे, फैटी कीड़ा करके आपकी जिंगल है। कौन सा कीड़ा, फैटी कीड़ा, फैटी कीड़ा, कीड़ा कीड़ा, कौन सा कीड़ा, फैटी कीड़ा, आपकी जिंगल है फैटी कीड़ा। मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए कैसे हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन है। चलो तो आपको पूछ रहा है वाटर सॉल्युबल, विटामिन के क्या है, फैट सॉल्युबल है। विटामिन ई क्या है, फैट सॉल्युबल है। विटामिन डी क्या है, फैट सॉल्युबल है। तो भैया वाटर सॉल्युबल कौन सा हुआ, विटामिन सी इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। क्लियर है। जो खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे कि आप क्या खाते हैं, नींबू खाते हैं, मौसम्बी खाते हैं, ठीक है, अपना आंवला हो गया, इन सब में क्या पाया जाता है, आपका विटामिन सी पाया जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, देखिएगा अगली क्वेश्चन और अगली चर्चा की जाए। आपके पास दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बी ग्रुप विटामिन कैन बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी। ऐसा कौन से, जैसे आपने सुना होगा कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी1 होता है, बी2 होता है, बी6 होता है, बी12 होता है, ऐसे बहुत सारे पाए जाते हैं, ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोलियां आती है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोलियां आती है, मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप के फॉर्म में पाया जाता है। उसमें से जो विटामिन बी12 होता है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो सकता है। तो पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बी ग्रुप विटामिन कैन बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी। तो विटामिन बी12 कैन बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई बायोमोलिक्यूल चैप्टर है, आप ये सोचें
कोई न्यूमेरिकल आएंगे, कुछ आएंगे नहीं, आपको जो पता होना चाहिए वो क्वेश्चन मैंने दे के रखा है आपके सामने। तो विटामिन B12 कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है अपने सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। अगर जो विटामिन ई है, ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी में एक चार्ट बना हुआ है, उसी में से मैंने कुछ क्वेश्चन उठाए हुए हैं, विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाए तो बेटा याद रखिएगा, सारे विटामिन लगभग मैं कवर कर दूंगा, चिंता ना करिए। अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाए तो बेरी बेरी नहीं, ये तो भैया विटामिन बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से होता है, ठीक है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, रिकेट्स किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। और जो मस्कुलर वीकनेस होती है ये विटामिन ई की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन ई की कमी से होता है। तो आंसर शुड बी डी, बेरी विटामिन बी, रिकेट्स विटामिन डी, स्कर्वी विटामिन सी और मस्कुलर वीकनेस विटामिन ई की कमी से होता है। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन? आंसर शुड बी मस्कुलर वीकनेस। ठीक है, हर चीज बताते चल रहा हूं ताकि क्वेश्चन आए तो ये नहीं, और जो लिखाता हूं, ठीक है, जैसे बेरी विटामिन बी लिखा है, रिकेट्स हड्डियां कमजोर होना, ठीक है, विटामिन डी की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से और मस्कुलर वीकनेस विटामिन ई की, तो सब कुछ याद करते हुए चलना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट डाउन करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे सामने, आपके पास दिया है, मैच द विटामिन गिवन इन कॉलम 1 विद द डेफिशिएंसी डिसीज दे कॉज इन कॉलम 2। चलो चेक करते हैं, मैच द कॉलम है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से होता है जीरोप्थेल्मिया। क्या होता है? जीरोप्थेल्मिया। ठीक है, जीरोप्थेल्मिया। ठीक है, विटामिन B1, अभी मैंने बताया विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी होता है। क्या होता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। विटामिन B12 की अगर आपको कमी हो जाए तो बेटा इससे क्या होने लगता है? पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है? ब्लीडिंग गम्स। क्या होने लगता है? ब्लीडिंग गम्स होने लगते हैं। प्लीज नोट डाउन करें, प्लीज नोट डाउन करें। इसके ऑप्शन नहीं दिए हैं, ठीक है, मैंने डायरेक्ट मैच द कॉलम दे दिया है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से क्या हो रहा है? जीरोप्थेल्मिया हो रहा है। विटामिन B1 की कमी से बेरी, विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है, और विटामिन सी की कमी से क्या होता है? ब्लीडिंग गम्स होता है। बढ़ो आगे, बढ़ जाऊं आगे, चलो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। ठीक है, डीएनए में कौन कौन से बेस पाए जाते हैं समझ रहा। डीएनए में जो बेस पाए जाते हैं वो पाया जाता है एडिनिन, ग्वानिन, आपका क्या पाया जाता है? ग्वानिन, थाइमीन, ठीक है, साइटोसिन, ये सारे पाए जाते हैं। लेकिन यूरेसिल कभी नहीं पाया जाता, यूरेसिल कभी नहीं पाया जाता। ठीक है, तो आप कहें विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। एडिनिन पाया जाता है, थाइमीन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है, लेकिन यूरेसिल किस में पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। तो आंसर क्या होगा? डी। आंसर क्या होगा? डी। पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश करी है मैंने, आंसर क्या होगा बेटा? डी होगा। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए, तो आंसर होगा अपना यूरेसिल। क्या होगा बेटा? अपना यूरेसिल होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं मैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ठीक है, आप देखना स्ट्रक्चर, यहां पे क्या दिया हुआ है? कोई बेस जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलो ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर 1 एंड 2 इन द अबव स्ट्रक्चर एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एनसीईआरटी का एज इट इज डायग्राम दिया हुआ है अपन ने। ठीक है, यहां पे बेस और शुगर आपस में जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं? बेस और शुगर आपस में जुड़े हुए हैं। और जब बेस और शुगर आपस में जुड़े हो तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड से अगर अपना 5' पे आपका क्या आके जुड़ रहा है? फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ रहा है, तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो पहला वाला ऑप्शन है न्यूक्लियोसाइड का और दूसरा वाला ऑप्शन है न्यूक्लियोटाइड का। तो भैया आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा क्या? ए होगा। पहला फर्स्ट है न्यूक्लियोसाइड और सेकेंड है न्यूक्लियोटाइड। आइए, ठीक है, एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन पूछे हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस क्वेश्चन करते चले जाना है। पहला ऑप्शन है न्यूक्लियोसाइड का, दूसरा ऑप्शन है न्यूक्लियोटाइड का। बढ़ जाएं आगे, चलिए जी बढ़ाते हैं कहानी को आगे। नेक्स्ट है मेरा, द बेसिस प्रेजेंट इन आरएनए। आरएनए में कौन कौन पाया जाता है समझना। आरएनए में पाया जाता है एडेनिन, क्या पाया जाता है? एडेनिन पाया जाता है, ग्वानिन पाया जाता है, थाइमीन कभी नहीं होता, थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है। एडेनिन, ग्वानिन,
साइटोसिन, 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 और क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। तो आपके पास क्या लिखा? एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, थाइमिन कभी नहीं होता, ये गलत हो गया। ग्वाइनिन, साइटोसिन, थाइमिन कभी नहीं होता, ये तो हमेशा हटाओ। साइटोसिन, थाइमिन कभी नहीं होता, ये भी गलत हो गया। एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। आंसर शुड बी डी। आंसर क्या होगा? डी होगा। आंसर क्या होगा? डी होगा। बायो वाले बच्चे, उनको तो लग रहा होगा कि भैया एकदम ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जो मैथ्स वाले बच्चे, बेटा मुझे तो हर बच्चे को लेके चलना है ना, मेहनत तो मैं क्वेश्चन ऐसे ही बनाऊंगा ना जो सारे बच्चों से बने, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। द बेसिस प्रेजेंट इन आरएनए आर एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है अपना डीएनए एंड आरएनए कंटेन 4 बेसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। कौन सा बेस नहीं है? यूरेसिल बेस नहीं पाया जाता है आरएनए में। कौन सा बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है? और विच ऑफ द बेस इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। आरएनए में कौन सा बेस नहीं पाया जाता है ये पूछ रहा है। एडेनिन पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है, लेकिन थाइमिन नहीं पाया जाता। तो थाइमिन शुड बी द आंसर। थाइमिन क्या होना चाहिए? अपना आंसर होना चाहिए। डीएनए एंड आरएनए बोथ कंटेन 4 बेसिस, ठीक है, लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता। थाइमिन की जगह क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। क्लियर है? क्लियर है? नोट डाउन करा? नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ आरएनए। आरएनए कितने टाइप के होते हैं? आरएनए होते हैं एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। तो भैया एमआरएनए पाया जाता है, ठीक है, टीआरएनए पाया जाता है, आरआरएनए पाया जाता है। तो ऑल ऑफ दीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ आरएनए। एमआरएनए होता है, आरएनए होता है, टीआरएनए होता है। क्लियर है? चलो सर कोई दिक्कत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ आरएनए। एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, सुनिएगा बहुत ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज कहां किया जाता है? एक कहानी सुनाता हूं, एक कहानी मेरी जुबानी, समझना। एक मर्डर मिस्ट्री है, ठीक है, मर्डर मिस्ट्री है। एक किसी इंसान का मर्डर हो चुका है और वहां टेबल पे 2 ग्लास रखे हुए हैं। कभी आपने ऐसा नोटिस करा होगा, मर्डर मिस्ट्रीज आप देखते हैं 2 ग्लास रखे हुए हैं। तो जब टीम जाती है, फॉरेंसिक वाली, सीबीआई वाले जाते हैं, तो बोलते हैं कि भैया ये सस्पेक्टेड चीज है, इसको पहले फिंगरप्रिंट के तौर पे एज अ एविडेंस के तौर पे यूज करेंगे। लेकिन जो मर्डर कर रहा है वो भी कई बार इतना चालाक होता है कि भैया वो फिंगरप्रिंट छोड़ता ही नहीं है अपने, फिंगरप्रिंट छोड़ता ही नहीं है अपने। फिंगरप्रिंट हर इंसान के यूनिक होते हैं, हर इंसान के यूनिक होते हैं। कभी आपने देखा होगा जो रिवॉल्वर यूज कर रहे हैं जिससे मर्डर करा, मान लीजिए मर्डर वीपन जो अपन यूज कर रहे हैं, भैया मान लीजिए चाकू है, या तो चाकू से वो मर्डर करने के बाद क्या करते हैं कि भैया अपन उसे पूरा साफ कर देते हैं, जो भी आपके क्रिमिनल होते हैं। तो फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं किस चीज में यूज आते हैं? इन फॉरेंसिक लेबोरेटरीज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रिमिनल। बिल्कुल सही बात है, फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रिमिनल, ठीक है। टू आइडेंटिफाई रेशियल ग्रुप्स, टू रीराइट द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के लिए भी फिंगरप्रिंट्स का यूज किया जाता है। इसके अलावा टू डिटरमाइन पैटर्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की पैटर्निटी को डिफाइन करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। तो जितने भी ऑप्शन लिखे हुए हैं, ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट। प्लीज नोट डाउन करें, प्लीज नोट डाउन करें। डीएनए फिंगरप्रिंट की बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एक बात याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये बात याद रखिएगा। क्लियर है? क्लियर है? चलिए चलिए बढ़ाऊं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टार्च। ठीक है, स्टार्च जो कि अपना एक पॉलीसैकेराइड है, स्टार्च जो कि एक अपना पॉलीसैकेराइड है, इसके रिगार्डिंग अपने को स्टेटमेंट देखना है। पॉलीसैकेराइड है, इसके रिगार्डिंग अपने को स्टेटमेंट देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट कैसे हैं इनकरेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इट इज अ पॉलीसैकेराइड, बिल्कुल सही है, ठीक है। इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, बिल्कुल सही है, ये पॉलीमर होता है ग्लूकोज का, बिल्कुल सही है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, बिल्कुल सही है। जो अमाइलोज होता है वो करीब 15 से 20% पाया जाता है, 15 से 20% पाया जाता है। याद रखने का तरीका, हम कंफ्यूज होते हैं, अमाइलोज छोटा नाम है, छोटा नाम है, छोटा नाम है, छोटा नाम है, तो भैया कम परसेंटेज में। अमाइलोपेक्टिन बड़ा नाम है, बड़ा नाम है, बड़ा नाम है, तो अमाइलोपेक्टिन का परसेंटेज भी ज्यादा होता है, करीब 80 से 85% अमाइलोपेक्टिन पाया जाता है। ठीक है सर, ये कहानी भी क्लियर हो गई। इसके अलावा अमाइलो जो कि छोटा होता है, वाटर में कैसा होता है? सॉल्यूबल होता है। ऐसा मेरा तरीका है याद कराने का। अमाइलोज वाटर में कैसा होता है? सॉल्यूबल होता है, इनसॉल्यूबल। ये कहानी गलत हो गई। और
अमाइलोपेक्टिन जो कि काफी ज्यादा ब्रांच पाया जाता है वाटर में कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है, वाटर में कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है। तो ये कहानी अपनी गलत पड़ गई। तो स्टेटमेंट कौन सा इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट डी इनकरेक्ट है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है एनसीईआरटी का कोई एक ऐसा स्टेटमेंट बाकी नहीं रहा होगा जिससे मैंने क्वेश्चन ना करा है। जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया हर चीज आपके लिए मैंने यहाँ पे लेके आ गया। प्लीज नोट डाउन करें। 50 क्वेश्चन इनफ है, छोटा सा चैप्टर है, उसके हिसाब से फिर वही क्वेश्चन बार बार रिपीट करता, सारे यूनिक क्वेश्चन अपन लेके आए हैं आपके लिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, होने वाले हैं, बस थोड़ी देर शांति बनाए रखें। नेक्स्ट है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सुक्रोज। फिर से अपन सुक्रोज की बात कर रहे हैं कि नहीं, पहले इससे पहले स्टार्च की बात करी थी, अब अपन सुक्रोज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सुक्रोज की बात कर रहे हैं। सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज होता है C12H22O11। सुक्रोज होता है C12H22O11। ठीक है। सुक्रोज इटसेल्फ इज अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंडेड डायरेक्शन में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। सुक्रोज इटसेल्फ इज अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी, सुक्रोज इटसेल्फ इज अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है सर। सुक्रोज नहीं, लीवो रोटेटरी कभी नहीं होता, लीवो रोटेटरी कभी नहीं होता। ठीक है, चलिए ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट गिव्स लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज, बिल्कुल सही है। इसका आप अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा फ्रक्टोज मिलेगा, C6H12O6 फ्रक्टोज मिलेगा, फ्रक्टोज कैसा होता है? लीवो रोटेटरी होता है, जिसका करीब एंगल ऑफ रोटेशन -92 डिग्री, -92.4 डिग्री समथिंग पाया जाता है। चलो ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है मुझे, कोई दिक्कत नहीं। एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी फ्रक्टोज, गलत स्टेटमेंट हो गया। आफ्टर हाइड्रोलिसिस क्या लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी फ्रक्टोज, दो फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल नहीं देता, ये क्या देता है? लीवो रोटेटरी आपका फ्रक्टोज देता है, लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज देता है, लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज देता है। और क्या देता है? क्या देता है? C6H12O6 ग्लूकोज देता है जो कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ग्लूकोज देता है जो कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, प्लस 52.5 इसका एंगल ऑफ रोटेशन होता है, जिस डिग्री से ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कराता है। तो आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट गिव्स लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज देता है। ये स्टेटमेंट गलत हो गया, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज देता है, रोटेटरी ग्लूकोज देता है। ये स्टेटमेंट गलत हो गई, ये स्टेटमेंट गलत हो गई। इट इज ऑल्सो नोन एज अ इनवर्ट शुगर, इसे इनवर्ट शुगर कहते हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है। मतलब सर इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? सुक्रोज इज लीवो रोटेटरी एंड आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट गिव्स लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज होना चाहिए था, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो बी और सी ऑप्शन को करेक्ट कर लेना, ये दोनों इनकरेक्ट ऑप्शन है, दोनों इनकरेक्ट ऑप्शन है इसमें। क्लियर है? क्लियर है? बढ़ जाएं आगे, बढ़े आगे। चलिए जी, बढ़ाता हूं कहानी को आगे, बढ़ाता हूं कहानी को आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बोला मैंने एनसीईआरटी की एक कहानी तुम्हारे सामने रख दी है और एक्सप्लेनेशन के साथ। माल्टोज आफ्टर हाइड्रोलिसिस गिव 2 ग्लूकोज यूनिट। यस, अगर आप माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे, जो कि एक डाइसैकेराइड है, माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आफ्टर हाइड्रोलिसिस आपको 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट मिलती है, 2 अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट मिलती है, जो आपस में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ी होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ी होती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ी होती हैं, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ी होती हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है। लैक्टोज आफ्टर हाइड्रोलिसिस गिव्स ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। यस, लैक्टोज का अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको बीटा डी ग्लूकोज, आपको क्या मिलेगा? बीटा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी गैलेक्टोज मिलेगा, बीटा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी गैलेक्टोज मिलेगा, बीटा डी गैलेक्टोज मिलेगा। और इसमें कौन सी लिंकेज पाई जाती है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती है। ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। इन पॉलीसैकेराइड, अगर आप पॉलीसैकेराइड की बात करेंगे तो मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर जॉइंड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बिल्कुल सही है, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा होता है। मैंने स्टेटमेंट पहले ही बता दिया आपको, ये स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन अगर आप लास्ट वाले स्टेटमेंट पे गौर करेंगे तो इन पॉलीसैकेराइड मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर जॉइंड बाय द पेप्टाइड लिंकेज, ये स्टेटमेंट गलत हो गई, ये पेप्टाइड लिंकेज से जुड़ी नहीं होती है, ये स्टेटमेंट गलत हो गई। आंसर होगा डी, आंसर क्या होगा अपना? डी होगा। प्लीज नोट डाउन करें, आंसर होगा अपना डी, प्लीज नोट डाउन करें। क्लियर है? क्लियर कट कहानी है, क्लियर कट कहानी है। चलिए चलिए बढ़ाता हूं आगे इस कहानी को, आगे बढ़ाता हूं इस कहानी को, देखिएगा देखिएगा। चलिए
अगली कहानी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इन स्टार्च अमाइलोज इज 15 to 20% ऑफ द स्टार्च, जो आपका क्या पाया जाता है, अमाइलोज पाया जाता है, स्टार्च का करीब 15 से 20% होता है। बिल्कुल सही है, मैंने अभी बताया था। स्टार्च दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जो छोटा नाम दिख रहा है उसे अमाइलोज कहते हैं, अमाइलोज कहते हैं। छोटा नाम है तो कम परसेंटेज पाया जाता है, 15 से 20% होता है। जो बड़ा नाम दिख रहा है वो अमाइलोपेक्टिन होता है, अमाइलोपेक्टिन होता है, अमाइलोपेक्टिन होता है, जो कितना पाया जाता है, करीब 80 से 85% पाया जाता है। ठीक है, चलो सर ये भी सही स्टेटमेंट है। स्टार्च में, इन स्टार्च अमाइलोपेक्टिन, ये भी सही है। अमाइलोज में C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती है, बिल्कुल सही है। अमाइलोपेक्टिन जो होता है थोड़ा अनब्रांच्ड होता है, जिसमें 1,4 लिंकेज पाई जाती है, कार्बन 1 एंड कार्बन 4 के बीच में C1C4 लिंकेज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती है, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो, लेकिन अमाइलोपेक्टिन कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है, जिसमें C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी पाई जाती है ब्रांचिंग की वजह से। तो इन अमाइलो C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज प्रेजेंट, बिल्कुल सही है। लास्ट क्या है, इन अमाइलोपेक्टिन ओनली C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज प्रेजेंट। ये स्टेटमेंट गलत हो गया बेटा, क्योंकि अमाइलोपेक्टिन में C1C4 के अलावा आप देख पा रहे हैं, C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी पाई जा रही है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो गया, तो यही आपका आंसर होगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, लास्ट वाला स्टेटमेंट ही आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत आप लोगों को? नहीं सर, बहुत सिंपल तरीके से आपने याद करा दिया। स्टार्च के दो कंपोनेंट होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। क्लियर है, जो कि अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। ठीक है, इसमें याद रखना, अमाइलोज नाम छोटा है तो कम परसेंटेज, नाम बड़ा है तो ज्यादा परसेंटेज। क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गारंटी दे रहा हूं कि जितना पढ़ा दिया उसके बाहर से आपके टर्म 1 एग्जाम, नीट एग्जाम और जेईई एग्जाम में कहीं बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। सब कुछ मैंने करा दिया, आप एक एक क्वेश्चन को रट डालिए, आपको हर कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी को। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की बात कर रहा है। ठीक है, ध्यान देना, अमीनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन अ बॉडी, जो अपनी बॉडी में सिंथेसाइज किए जा सकते हैं, आर कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड। नहीं, यही स्टेटमेंट गलत है बेटा, याद रखिएगा। जो अपनी बॉडी में सिंथेसाइज किए जा सकते हैं तो वो तो नॉन एसेंशियल है, लेकिन जो सिंथेसाइज नहीं किए जा सकते उनको बाहर से लेना पड़ेगा और उन्हें एसेंशियल अमीनो एसिड नाम दिया जाएगा। जो अमीनो एसिड हमारी बॉडी में नहीं बनाए जा सकते उनको बाहर से लेना पड़ेगा, वो डाइटरी एसेंशियल होंगे। ठीक है, और उन्हें एसेंशियल अमीनो एसिड नाम दिया जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत। फिर लिखा है, अमीनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। जो अपनी बॉडी में सिंथेसाइज किए जा सकते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। बिल्कुल सही है, उनकी जरूरत नहीं है। अमीनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन अ बॉडी, जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं किए जा सकते उन्हें एसेंशियल अमीनो एसिड कहेंगे। बिल्कुल सही है। और अमीनो एसिड ज्विटर आयन बनाते हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है, ज्विटर आयन बनाते हैं। क्लियर है, तो आंसर आपका क्या होगा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी थी? पहली वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी। पहली वाली स्टेटमेंट आपकी कैसी थी? इनकरेक्ट थी। नोट डाउन करा। एकदम सिंपलेस्ट तरीके से मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए ताकि डर की कोई गुंजाइश ना बचे। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड इज। अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन एक अमीनो एसिड जो कि ग्लाइसिन है, जिसमें जो क्या होता है NH2 COOH, यहाँ ऊपर भी H और नीचे भी H, यहाँ पे कोई किरल मतलब चारों सेम ग्रुप नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ किरल कार्बन और किरल कार्बन नहीं है, तो ये कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो आंसर क्या होगा? ग्लाइसिन होगा। तो भैया बायोमॉलिक्यूल, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट से शुरुआत करी थी, प्रोटीन पढ़ा, विटामिन देख लिए, न्यूक्लिक एसिड देख लिए, हमने सब कुछ देख लिया। ऐसा कोई डायमेंशन नहीं था जो हमने नहीं देखा। आई होप इतने क्वेश्चन में मैंने लगभग सारी चीजें कवर कर दी। इसके बाद जो मैं क्वेश्चन बना था, मुझे लग नहीं रहा था कि भैया एनसीईआरटी की कोई भी लाइन छूटी है जो मैं आप तक नहीं लेके आ पाया। एनसीईआरटी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के क्वेश्चन करा दिए मैंने, आरएनए पे क्वेश्चन करा दिए, डीएनए पे करा दिए। जो आपको नहीं पता था सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने लाके रख दिया।
अब मैं जैसे कि हमेशा आपसे एक बात कहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म में आपको क्लास केजी से क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि आपसे हमने वादा किया था कि टर्म 1 एग्जाम के जितने चैप्टर हैं उनके एमसीक्यू लेके आएंगे और बच्चों के कमेंट आए, वो वादा मैंने आपके लिए पूरा करा। पहले तो मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि ये जो कहानी हमने खत्म करी अभी तक, ये 50 क्वेश्चन वाली कहानी, इससे पहले आप देखेंगे जो बच्चा अगर हमारे चैनल पे नया है तो मैं आपको एक बात बता दूं, हमने सॉलिड स्टेट पे 100 एमसीक्यू कर लिए हैं। कहानी समझिएगा, पहले हमने सॉलिड स्टेट पे 100 एमसीक्यू कर लिए हैं। इसके अलावा हमने सॉल्यूशन पे 100 एमसीक्यू कर डाले हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने पी ब्लॉक में ग्रुप 15, 16, 17, 18 को अलग बांटा और उन पे 100 एमसीक्यू की सीरीज लाई। हेलो एल्किन, हेलो एरीन पे हम कर चुके हैं, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर पे कर चुके हैं। ये चैप्टर छोटा था, इस पे कर दिया। बोलिए आपके लिए मैग्नेट ब्रेन ने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, ठीक है। अब मैं जैसे कि हमेशा कहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन जो डेली बेसिस पे आपके लिए वीडियो ला रहा है, कई बार हो जाता है कि भैया हम वीडियोस नहीं देख, मतलब हमें वीडियोस फाइंड नहीं होते, बच्चों के कमेंट आते हैं। जैसे कि मान लो कि अभी आपने सॉलिड स्टेट का वीडियो देखा, अभी आपको पता ही नहीं कि भैया हमको बाकी वीडियोस भी देखने हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। आप जैसे ही हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, आप देखिएगा यहाँ पे क्लास केजी से क्लास 12 तक हर सेक्शन की प्रॉपर प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी। कुछ एग्जाम, टर्म 1 एग्जाम दिख रहा है, इसके लिए हमने जो तैयारी करी हुई है, जिसकी हम बात कर रहे हैं टर्म 1 एग्जाम, उसकी कहानी आपको दिख जाएगी, जिसकी हम प्रिपरेशन करा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज मैंने खत्म कर दी है। एक्स्ट्रा लर्निंग में मैं आपके लिए शॉर्ट्स लेके आ रहा हूं, जिसमें मैं केमिस्ट्री के एक्सेप्शन ऑफ फैक्ट के बारे में बात कर रहा हूं। इस तरीके से आपको मैग्नेट ब्रेन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंगल क्लिक करना है। आप जैसे ही सिंगल क्लिक करेंगे, जैसे कि ये क्लास 11th का है, मैं और मेरे जितने भी सब्जेक्ट टीचर्स हैं या कलीग्स हैं, आपको पढ़ाते हुए दिख जाएंगे। एंड सब फ्री में क्वालिटी एजुकेशन आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको वॉच नाउ पे जाना है। आप जैसे ही वॉच नाउ पे जाएंगे, आपको सारे चैप्टर्स की प्रॉपर प्लेलिस्ट अरेंज मिल जाएगी। आपको सिंगल क्लिक करना है और आप जैसे ही सिंगल क्लिक करेंगे, आप सारे मेरे वीडियोस देख पाएंगे। इस तरीके से बेटा मैग्नेट ब्रेन ने जो फ्री एजुकेशन का एक मोटो लेके बच्चों के लिए रिवोल्यूशन शुरू करा था कि हम ये जो करा रहे हैं, जरूरी नहीं कि क्लास 12 तक के बच्चों, अगर आप नीट और जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पे आपके ये एमसीक्यू की जो सीरीज शुरू करी थी उसे खत्म करी। अब बेटा मैं जो आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ वर्चुअल वर्ल्ड। मैं यहां, तू वहां, जिंदगी है कहां, ठीक है। जब तक आप कमेंट सेक्शन में नहीं बताएंगे, आप बताया मैंने करा, मेहनत करी आपके लिए कंटेंट लेके आया, ठीक है। अब अगर आपने देख लिया, अगर आपने वीडियो देख लिया तो लगता है आपको कि शेयर करना है, भैया हम इस फ्री एजुकेशन की मोटो को आगे बढ़ा सकते हैं, आप शेयर करिए, सब्सक्राइब आप कर ही दीजिएगा और लाइक और कमेंट करके हमें बताइएगा आज की कहानी कैसी लगी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक